अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम जिया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथफ्लिक्स बाय हाशिम जिया। बेटा, आज की क्लास के अंदर हम बहरिया यूनिवर्सिटी के 2024 के जो पेपर्स अभी चल रहे हैं उनमें कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह के कॉन्सेप्ट पेपर के अंदर पूछे जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस बहरिया यूनिवर्सिटी के पेपर के अंदर आ रहे हैं। वो तमाम बच्चे जो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर बहरिया यूनिवर्सिटी के ऊपर आपने जो वीडियो बनाई है, सर अभी जो आजकल पेपर चल रहे हैं, चाहे वो कराची कैंपस हो, चाहे वो इस्लामाबाद कैंपस हो, चाहे वो लाहौर कैंपस हो, सर मजीद कुछ पेपर्स को सॉल्व करवाइए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वो तमाम बच्चे जो दाऊद यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, या वो तमाम बच्चे जो कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, या वो तमाम बच्चे जो एनटीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा ये वीडियो आपके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई बहरिया का पेपर बिल्कुल एनटीएस के पैटर्न के ऊपर होता है। जो क्वेश्चंस एनटीएस के पास पेपर्स में आए हुए होते हैं, यकीन माने वो बहरिया के पेपर में डिट्टो छपे हुए होते हैं। तो भाई आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे बहरिया यूनिवर्सिटी के 2024 के अंदर जो डिफरेंट कैंपसेस के अंदर पेपर हुए, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ, उस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। उस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो आज की क्लास बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। मगर क्लास स्टार्ट करने से पहले अगेन मेरी छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि बेटा इन लेक्चर्स को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी एफर्ट्स लगती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, प्लीज मेक इट हैपन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट रियली मैटर्स अ लॉट। एक बहुत बड़ी टीम्स होती है बेटा, इसको रिसर्च करनी पड़ती है। बहुत दफा मैं खुद रातों को जाग जाग के इसकी टाइपिंग कर रहा होता हूँ। तो भाई अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, प्लीज मेक इट हैपन। खुद करा हुआ है तो जितने घर के अंदर मोबाइल हैं सबसे खुद भी सब्सक्राइब करवाइए, अपने खानदान वालों के जरिए करवाइए। घर पे कोई आईडी मौजूद है तो भाई उस आईडी के ऊपर पूरी रात लगा के मोबाइल के ऊपर वीडियो को छोड़ दिया करो। भाई एट द एंड ऑफ द डे उससे हमारी हेल्प होती है। सिंपल सी बात है, सैलरीज देनी होती है। मजाक मस्ती के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ा रहा होता। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा होता हूँ, इतनी एफर्ट्स कर रहा होता हूँ, उसकी बैक साइड के ऊपर बड़ी स्ट्रगल होती है बेटा। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पास पूरी टीम को पैसे नहीं देने होते, डिफरेंट चीजें नहीं होती। द पॉइंट इज दैट कि देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट आई कैन नॉट डिस्क्लोज। मगर ऑब्वियसली सी बात है भाई, अगर आपने आपको वीडियो पढ़ रहे हैं, अगर आप तालीम हासिल कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भाई सब्सक्राइब नहीं कर रहे होते। बेटा आपका कुछ भी नहीं जा रहा होता। एट द एंड ऑफ द डे उन नंबर्स से हमारे लिए फायदा होता है। ऑल्दो बहुत कम होता है बट कुछ ना कुछ एटलीस्ट हो रहा होता है। तो खुद भी देखा करें, दोस्तों से भी शेयर करें, लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। 50 अगर आपकी आईडी है, 50 की आईडी सब्सक्राइब कर दो, मुझे मसला नहीं है। द पॉइंट इज दैट कि इट रियली मैटर्स अ लॉट एंड इट रियली हेल्प्स अस अ लॉट। सो प्लीज मेक इट श्योर कि आप लाजमी तौर के ऊपर ये काम करें, जिसके अंदर मैंने बहरिया यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न और तमाम बातें एक्सप्लेन करी थी। तो भाई उस मैराथन को आपने लाजमी तौर पे लेना है। आज की ये एक छोटी सी मैराथन है जिसके अंदर मैं तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करवा रहूंगा रिगार्डिंग बहरिया यूनिवर्सिटी, जो डिफरेंट कैंपसेस के अंदर पूछे गए, चाहे वो इस्लामाबाद कैंपस था, चाहे वो लाहौर कैंपस था, और कराची के अंदर भी जिन बच्चों का एग्जाम हुआ उन्होंने अपने क्वेश्चंस को शेयर किया। तो भाई उन लोगों की आसानी के लिए मैं डिफरेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ कि अगर आपका टेस्ट है, आपको एक आइडिया हो सके किस तरीके से बहरिया यूनिवर्सिटी का पेपर बेटा आ रहा होता है, तो आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने जो आप लोगों के लिए मैराथन कवर करवाई है, ये मोर देन इनफ है। मैराथन जो 7 आवर्स वाली बहरिया यूनिवर्सिटी की मैंने डाली थी। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर आई विल ट्राई माई बेस्ट, जितने 2024 के अंदर बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चंस आए थे उन सबको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई पहले नंबर के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ, एग्जामिनर कहते थे डिस्टेंस बिटवीन 5x प्लस 12 5 माइनस का 16 इक्वल टू 0 एंड 3 कॉमा नेगेटिव 1। यानी कि देखो आपको एक पॉइंट और एक लाइन के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको एक लाइन की इक्वेशन गिवन है और एक पॉइंट आपको गिवन है। तो बेटा देखो आपको फॉर एग्जांपल एक पॉइंट गिवन है और ये पॉइंट आ रहा है 3 कॉमा नेगेटिव 1, और मेरे पास लाइन की इक्वेशन आ रही है 5x प्लस का 12 5 माइनस का 16 इक्वल टू 0। तो आपको पॉइंट से लेके इस लाइन के दरमियान का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो बेटा देखो हमें ये बात मालूम है कि पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला किसके बराबर होता है। पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला बराबर होता है डी इज इक्वल टू मॉडुलस के अंदर सिंपल ए एक्स वन प्लस का बी वाई वन प्लस का सी वन कह लो या सी कह लो, नीचे डिवीजन के अंदर अंडर रूट के अंदर आपके पास होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो भैया देखो आपके पास जो लाइन की इक्वेशन आ रही है ना, यहां से आपको क्या क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, बी मिल जाएगा और सी मिल जाएगा। देखो बेटा आपके पास ए का मतलब क्या होता है, ए होता है एक्स वाली टर्म का कोफिशिएंट जो कि इस केस में 5 के बराबर है। बी होता है हमारे पास वाई वाली टर्म का कोफिशिएंट जो कि इस केस में 12 के बराबर होता है। और सी होता है हमारे पास कांस्टेंट जो कि यहाँ पे नेगेटिव का 16 है। अगर मुझे 3 कॉमा नेगेटिव 1, ये जो पॉइंट 3 कॉमा नेगेटिव 1 आ रहा है बेटा, ये आपके पास आपका एक्स वन कॉमा वाई वन है। तो तमाम वैल्यूज को आपने फॉर्मूले में प्लॉट करना है, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से ए की वैल्यू बराबर है 5 के, एक्स वन बराबर है 3 के प्लस का साइन, बी की वैल्यू बराबर है 12 के, वाई वन की वैल्यू बराबर है, वाई वन किसके बराबर है, वाई वन बराबर है नेगेटिव ऑफ 1 के, और कांस्टेंट यानी कि सी बराबर है हमारे पास नेगेटिव के 16 के, अंडर रूट का अंडर रूट, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ए बराबर है किसके 5 के, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा।
प्लस का साइन b बराबर है किसके, 12 के, तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको बैठ के आप सिंप्लीफाई करवा लो तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो ये सिंपल तरीके से मेरे पास हो जाएगा 5 3 जार 15, 12 इंटू -1 नेगेटिव का 12, आगे माइनस का 16 एज इट इज का एज इट इज। अच्छा भाई, अंडर रूट के अंदर देखो क्या बन जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर होता है हमारे पास दुनिया में 144 के बराबर। तो देखो प्लस के 15 में से अगर मैं 16 को माइनस करूंगा तो नेगेटिव का 1 बचेगा, और ये नेगेटिव का 12 और नेगेटिव का 1 बेसिकली क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 13। और नीचे डिवीजन में क्या हो जाएगा, 144 में अगर आप 25 को ऐड करते हो तो ये आ जाएगा अंडर रूट 169 के बराबर। 144 में अगर 25 ऐड करते हो जाहिर सी बात है भाई क्या बन जाएगा, 169। और हमें ये बात मालूम है कि रूट 169 किसके बराबर होता है, 13 का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया। अक्सर बच्चे देखेंगे ऑप्शंस के अंदर बेटा एक ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा -1 का, एक आ रहा होगा 1 का, और एक ऑप्शन यहाँ पे गिवन था बोथ ए एंड बी। मेजोरिटी बच्चों ने क्या करना है, बोथ ए एंड बी के ऊपर या फिर -1 पे टिक कर देना है। अरे भाई इस चीज को लॉजिकली समझो, ये जो आपके पास मॉडुलस का सिंबल होता है बेटा, मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है हमेशा पॉजिटिव आंसर आपको देता है। तो इसका मतलब ऑल्दो मॉडुलस में नेगेटिव की 1 वैल्यू आ रही है, मगर मॉडुलस का मतलब ही क्या होता है, हमेशा आंसर प्लस की फॉर्म में देगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, प्लस का 1 होगा। और वैसे भी डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव थोड़ी होता है, कभी नेगेटिव का डिस्टेंस आपने सुना है, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। तो ऑब्वियसली आंसर वैसे भी पॉजिटिव ही होना था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा था। ये क्वेश्चन मैंने अपने बच्चों को बहुत सॉल्व करवाता हूँ। एग्जामिनर कह रहा था द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बेटा इसके कॉन्सेप्ट को समझ लो, ये 4 तरह के क्वेश्चन होते हैं। अगर कभी भी आपके पास एग्जामिनर बोले ना कि एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, इसकी एक शॉर्टकट आपको सिखा रहा हूं, ये 4 तरह के एमसीक्यूज होते हैं जो बहुत ज्यादा पेपर्स के अंदर आते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी आपसे अगर एग्जामिनर एक्स एक्सिस की इंक्लिनेशन मांगे, इंक्लिनेशन कहते हैं एक्स एक्सिस से बनने वाले एंगल को, तो एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल क्या होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल 0 होगा। तो एक्स एक्सिस की इंक्लिनेशन क्या होती है, 0 के बराबर। सिमिलरली वाई एक्सिस की इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन कहा जाता है एक्स एक्सिस से ऊपर की जाने बनने वाले एंगल को। तो वाई एक्सिस से वाई एक्सिस तक कितना एंगल होगा आपके पास, जाहिर सी बात है 90 डिग्री का। तो वाई एक्सिस की जो इंक्लिनेशन होती है ना वो 90 डिग्री होती है। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है ना, एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट 0 0 के बराबर होता है, इसीलिए दुनिया में एक्स एक्सिस का स्लोप बराबर होता है 0 के। और वाई एक्सिस का स्लोप बराबर होता है टेंजेंट 90 के, डेट इज इंफिनिटी। ये 4 चीजों को हमेशा याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पेपर के अंदर पूछी जाती हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन क्या होता है, इट इज 0। एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, ये भी 0 होता है। वाई एक्सिस का इंक्लिनेशन 90 डिग्री होता है, जबकि वाई एक्सिस का जो स्लोप होता है वो इंफिनिटी होता है। अब देखो एग्जामिनर ने आपसे पूछा हुआ क्या था, एग्जामिनर कह रहा था अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, भाई कोई मसले की बात नहीं है बेटा, दुनिया में कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो वो एक्स एक्सिस की प्रॉपर्टीज को ही फॉलो करती है। तो इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका इंक्लिनेशन भी क्या होगा, 0 के बराबर, और उसका स्लोप भी क्या होगा, 0 के बराबर। सिमिलरली इफ अ लाइन इज पैरेलल टू, सिमिलरली इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, देन सिमिलरली उसका जो इंक्लिनेशन होगा वो 90 डिग्री होगा और स्लोप क्या होगा, इंफिनिटी के बराबर होगा। तो याद रखिएगा जो एक्स एक्सिस का स्लोप होता है वही उस लाइन का स्लोप होगा जो लाइन एक्स के एग्जैक्टली पैरेलल होगी। जो स्लोप वाई एक्सिस का होगा वही स्लोप होगा उस लाइन का जो वाई के पैरेलल होगी। इन 4 बातों को ध्यान में रखिएगा, बहुत पेपर में पूछी जाती हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन में एग्जामिनर पेपर में बच्चों के पास क्वेश्चन आया था। एग्जामिनर कह रहा था एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 देन विच इज ट्रू। कोई मसले की बात नहीं है कि एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई अगर एक्स में से आप 5 को माइनस करते हो तो आंसर 1 के बराबर आ रहा है। तो बताइए ऐसा कब पॉसिबल है। भाई बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं, मगर एक कंडीशन तो कंफर्म है कि यार देखो मैं एक्स में से जब वाई को माइनस कर रहा हूं तो 1 आ रहा है, 1 इज अ पॉजिटिव नंबर, प्लस का 1 आ रहा है। इसका मतलब भाई एक्स की वैल्यू हो सकती है 2 और वाई की वैल्यू 1 हो सकती है। 2 माइनस का 1 करूंगा तब भी 1 आएगा। हो सकता है एक्स की वैल्यू 4 हो, वाई की वैल्यू 3 हो, तभी तो देखो ना जब 4 में से 3 माइनस करूंगा तो 1 आएगा। हो सकता है एक्स की वैल्यू 3 हो, वाई की वैल्यू 2 हो, तभी आंसर में 1 आए। हो सकता है एक्स की वैल्यू 100 हो, वाई की वैल्यू 99 हो, तभी तो मेरे पास आंसर में क्या आएगा, 1 आएगा। असल मुद्दा क्या है, असल मुद्दा ये कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। एग्जामिनर कह रहा है क्या चीज इनमें से करेक्ट है, एक्स क्या वाई से बड़ा है, एक्स और वाई के आपस में बराबर है, नहीं। अगर एक्स और वाई आपस में बराबर होते तो माइनस करने में 1 थोड़ी आता, तो इसका मतलब ये तो गलत है, क्योंकि माइनस करने पर 0 आता तो दोनों बराबर होते। क्या वाई एक्स से बड़ा है, नहीं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, प्लस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब वाई थोड़ी एक्स से बड़ा है।
y तो छोटा x है, तो खाली एक ही स्टेटमेंट इसको करेक्ट प्रूव कर रही है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, x ग्रेटर देन y। तो ये सारे क्वेश्चन बेटा पेपर में आए हुए हैं। तो ये तमाम बच्चों जिनका भी टेस्ट हुआ था डिफरेंट कैंपसेस में, उन्होंने मुझे शेयर किए थे, तो मैं आपसे आपको सिखा रहा हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन जो गिवन है बहुत आता है बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अंदर भी। एग्जामिनर कह रहे हैं कि यार देखो, अगर x की वैल्यू बराबर है 3 माइनस 2 रूट 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। कोई मसले की बात नहीं है। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या होती है बेटा, आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया के अंदर हमारे पास a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है a स्क्वायर, या a प्लस माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? प्लस का फॉर्मूला है तो प्लस पे ओपन होगा, माइनस का फॉर्मूला है तो माइनस पे ओपन होगा, फिर आगे 2ab का 2ab और फिर आगे प्लस का बी स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। दो टर्म्स के ऊपर अगर होल स्क्वायर आ जाए तो प्लस का फॉर्मूला है तो प्लस पे ओपन होगा, माइनस का है तो माइनस पे ओपन होगा। क्वेश्चन में एग्जामिनर आप सब किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे? देखो, मुझे पता है इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई इसको हमने इस फॉर्मूले के ऊपर सिंप्लीफाई करना है, मगर कैसे करेंगे कि देखो आपको x की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, एग्जामिनर x स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर मांग रहा है। यानी कि देखो, मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करता हूं किसी तरीके से x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x के होल स्क्वायर का, तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस का साइन, आगे क्या होगा? आगे होगा सिंपल तरीके से 2 का 2, फिर x का x और आगे होगा 1 डिवाइडेड बाय x, फिर आगे आएगा प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। यानी कि आसान भाषा में मैं क्या कह सकता हूं कि x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x का होल स्क्वायर, और ये प्लस का 2, क्योंकि देखो x से x तो कट जाएगा, प्लस का 2 जब वहां पे जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा। तो ये बेसिकली बराबर होगा किसके? एक्स स्क्वायर प्लस के 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर के बराबर। ऐसा ही है ना भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट है यार। अगर मुझे इस फॉर्मूले को ओपन करना है तो हम इस मेथड के ऊपर इसको ओपन अप कर सकते हैं। तो मगर असल कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे कि आपको x की वैल्यू गिवन है, आपको 1 डिवाइडेड बाय x नहीं गिवन, तो पहले तो आपको 1 डिवाइडेड बाय x यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। अभी आपके पास 1 डिवाइडेड बाय x अवेलेबल नहीं है। तो भाई देखो, मेरे पास अगर x गिवन है तो बेटा 1 डिवाइडेड बाय x क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय x का मतलब है 1 डिवाइडेड बाय, और x की वैल्यू को आप सिंपल डिवीजन में लिख दो, तो ये आ जाएगा 3 माइनस का 2 रूट 2। अब मुझे पता है कि यार इसको यहीं पे सिंप्लीफाई करवा लेते हैं। भाई देखो, डिवीजन में कभी भी रूट बेस वैल्यू आ रही हो, सिंप्लीफाई करवाने का तरीका होता है फैक्टराइजेशन, कि आप सिंपल इसको रैशनलाइज करवा दो। नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाएगी तो सिंपल तरीके से, यानी कि सेम नीचे वाली टर्म को लो, खाली उसके मिडिल टर्म के साइन को अपोजिट करवा दो और उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो। क्लियर है बेटा? क्या करवा दो? मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो। तो ऊपर मेरे पास आ रहा है सिंपल 3 प्लस का 2 अंडर रूट 2, और नीचे डिवीजन में क्या हो जाएगा? देखो, ये नीचे डिवीजन में आपके पास बन गया a माइनस का b इंटू ए प्लस बी। ये आपके पास बेटा देखो a माइनस का b है, ये आपके पास a प्लस का b है, किसके बराबर होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर माइनस का 2 इंटू अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो बेटा देखो, मेरे मैं क्या कह सकता हूँ किसके बराबर आ जाएगा? 1 बाय एक्स की वैल्यू बराबर आ जाएगी 3 प्लस का 2 अंडर रूट 2, और नीचे डिवीजन में हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 के बराबर, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर सिंपल 2 के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि मेरे पास क्या बच जाएगा? मेरे पास बचेगा यहाँ पे 3 प्लस का 2 रूट 2, ऊपर एज इट इज का एज इट इज एज इट इज, और देखो 4 में 4 टू जार 8 होता है, 9 में से 8 निकालोगे 1 बचेगा। यानी कि सिंपल 1 बाय एक्स की वैल्यू आपके पास आ रही होगी 3 प्लस के 2 रूट 2 के बराबर। तो भाई अब जरा और से बात को समझो। अब देखो हमने करना क्या है। अभी तक हम लोगों ने क्या काम करा? आपको x की वैल्यू गिवन थी, पूरे क्वेश्चन का रीकैप आपको बता रहा हूं कि देखो आपको x की वैल्यू गिवन थी, आपने 1 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू को फाइंड कर लिया। मुझे पता है मुझे निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बाय एक्स स्क्वायर। और ये कब मिलेगा? मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा, x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला ओपन होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2, पहली वाली टर्म की वैल्यू, दूसरी टर्म की वैल्यू, फिर प्लस के साइन के बाद 1 डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म। सही है ना? बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो हमें चूंकि सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बाय एक्स स्क्वायर चाहिए, तो बाकी वैल्यूज को दूसरी तरफ भेज दिया, तो दूसरी तरफ ये वैल्यू फॉर्म हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि देखो मेरे पास x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, 1 बाय एक्स मैं निकाल चुका हूं, तो सिंपल तरीके से दोनों को ऐड करवा के आपने उसका स्क्वायर ले लेना है। तो भाई क्या बन जाएगा? x की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर थी? x बराबर था 3 माइनस के 2 रूट 2 के, प्लस के साइन के बाद 1 बाय एक्स की वैल्यू किसके बराबर है? ये बराबर है 3 प्लस 2 रूट 2 के। बाहर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, बाहर देखो होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर बाहर माइनस का 2 एडिटिस का एडिटिस, तो 2 रूट 2 से 2 रूट 2 कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 3 प्लस 3 6 के स्क्वायर के बराबर, माइनस का 2 एडिटिस 6 का स्क्वायर होता है हमारे पास 36 के बराबर। 36 में से बेटा अगर आप 2 को माइनस करोगे तो ऑब्वियसली 34 फॉर्म हो जाएगा और हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेतहाशा पेपर्स के अंदर आया हुआ है।
ये ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको आईबीएस साइड पे करवाए थे, ऐसे क्वेश्चन बेटा फास्ट साइड पे भी आते हैं, डाउट साइड पे भी आते हैं, बहरिया में ये भी रिसेंट पेपर्स के अंदर आया हुआ है। तो भाई मुझे बताइए क्या मसले की बात है, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर भी आ सकता है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर देखो आपसे क्या कह रहा है। एग्जामिनर कहता है सॉल्व करके बताइए मॉडुलस गिवन है x प्लस का 3 और यहाँ पे साइन आ रहा है लेसर देन 4 का। देखो बेटा कभी भी मॉडुलस का क्वेश्चन अगर आपके पास गिवन हो, हमेशा याद रखिएगा कि जो मॉडुलस होता है ना, जब ये ओपन होता है तो एक दफा वैल्यू प्लस में ओपन होती है, एक दफा माइनस में ओपन होती है। तो इसको लिखने का तरीकेकार मैं डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता हूँ, बट मैं आपको तरीके से बता देता हूँ। जब मॉडुलस को रिमूव करते हो ना, एक दफा वैल्यू प्लस में लिखी जाती है, एक दफा माइनस में लिखी जाती है। क्लियर है बेटा? यहाँ पे लेसर देन 4 का लेसर देन 4 एज इट इज। अब देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे। मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से एक ब्रैकेट बोल आ देता हूँ, लाइन बना देता हूँ कि एक दफा प्लस पे इसको ओपन करेंगे, प्लस के ऊपर तो सिंपल ये एज इट इज ओपन हो जाएगा, एक्स प्लस का 3 लेसर देन 4 का लेसर देन 4। और जब ब्रैकेट को माइनस पे ओपन करूंगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव का एक्स नेगेटिव का 3 एंड लेसर देन 4। तो बेटा देखो प्लस का 3 वहां पे जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, तो यानी कि क्या बन जाएगा, 4 में से 3 जाएंगे, सिंपल एक बच रहा होगा, यानी कि एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है। ओके, नेगेटिव के 3 को अगर मैं वहां भेजूंगा तो बेटा क्या बन जाएगा, प्लस का 3 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस का 3। जाहिर सी बात है नेगेटिव एक्स की वैल्यू यानी कि आपके पास आ रही है किसके बराबर, ये आ रही है 7 से छोटी। अब देखो नेगेटिव के साइन को रिमूव करना पड़ेगा ताकि एक्स की वैल्यू आ सके। हमेशा याद रखिएगा आप नेगेटिव के साइन को रिमूव करने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करोगे। दुनिया में कभी भी इनइक्वालिटी अगर नेगेटिव की टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है, उस सूरत में इनइक्वालिटी का साइन कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स ग्रेटर देन, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव का 7 एरिडिस का एरिडिस। तो यानी कि एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है, मगर एक्स की वैल्यू क्या है, बड़ी है -7 से। तो कंबाइंड फॉर्म में मेरा आंसर क्या बनेगा कि भाई एक्स की जो वैल्यू है ना, ये आपके पास -7 से बड़ी है, मगर ये छोटी है किसके मुकाबले में, 1 के मुकाबले में। तो मेरे एक ऑप्शन हो सकता है भाई, ऑप्शन में डायरेक्टली आपको यही इक्वेशन गिवन हो तो यही आपका आंसर होगी। नहीं तो ऑप्शन में अगर आपसे इंटीजर्स पूछे में कितने फॉर्म होते हैं, तो भाई -7 से बड़ी वैल्यू और 1 से छोटी है, तो इसमें -6 भी आएगा, नेगेटिव का 5 भी होगा, नेगेटिव का 4 भी होगा, नेगेटिव का 3 भी होगा, नेगेटिव का 2 भी होगा, नेगेटिव का 1 भी होगा, 0 भी हो सकता है, मगर 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 से छोटा नंबर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बेतहाशा सॉल्व करवाए हैं, तो आई डोंट फाइंड एनी डिफिकल्टी हियर। आई बिलीव इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, हर बच्चा सॉल्व कर सकता है भाई, इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट लॉजिक नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा। सिंपल वे में क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है डाइस रोल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ नंबर लेस देन 9। देखो बेटा अगर एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं ना कि एक डाई को रोल किया गया, आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भाई नंबर क्या है, लेस देन 1 है, तो हमें ये बात मालूम है कि भाई एक डाइस के अंदर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। हम सबको बात पता है कि भाई एक डाइस के अंदर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कौन से होते हैं बेटा, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। एग्जामिनर आपसे मांग क्या रहा है, हमेशा पहले क्वेश्चन में समझा करो प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालने वो कह रहा है कि नंबर 9 से छोटा हो। भाई ये सारे नंबर ही 9 से छोटे होते हैं, ये तमाम के तमाम नंबर ही क्या होते हैं, 9 से छोटे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, तमाम के तमाम इवेंट्स होंगे क्योंकि सारे इवेंट्स ही 9 से छोटे होते हैं। और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होते हैं डाइस में, 6 के 6 होते हैं। तो भाई 6 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 के बराबर आ जाएगी, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, यानी कि सिंपल तरीके से 1 मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई अगर 2m प्लस का 1 डिवाइडेड बाय m बराबर है 3 इंटू रूट 2 के, तो बताइए 8m क्यूब प्लस का 1 डिवाइडेड बाय m क्यूब किसके बराबर होगा। अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है। आपको पहले लॉजिकली बात को समझना पड़ेगा कि भाई इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि 2m प्लस का 1 डिवाइडेड बाय m अगर 3 रूट 2 के बराबर है, तो 8m क्यूब प्लस का 1 डिवाइडेड बाय m क्यूब किसके बराबर है। तो भाई ये आपकी एनालिटिकल मैथ्स होती है, ये आपकी बेसिक मैथ्स होती है कि आप थोड़ी सी थिंकिंग करो कि भाई आपके पास तमाम की तमाम वैल्यूज पहले सिंपल फॉर्म में गिवन है, फिर सबका क्यूब आपको गिवन है, और सबका क्यूब एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई 8 क्या होता है, मुझे पता है 8 होता है 2 का क्यूब, m क्यूब का m क्यूब एज इट इज, आगे आ रहा है प्लस का 1 डिवाइडेड बाय m क्यूब का 1 डिवाइडेड बाय m क्यूब एज इट इज। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं ना बेटा, इन दोनों टर्म्स के ऊपर देखो क्यूब क्यूब आ रहा है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 2m का क्यूब एज इट इज प्लस का 1 डिवाइडेड बाय m क्यूब का मतलब है 1 डिवाइडेड बाय m का क्यूब। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती पता क्या करेंगे, इतने जल्दबाजी के अंदर होंगे अक्सर बच्चे कि डायरेक्टली इसको ऐसे करके लिख देंगे 2m प्लस का 1 डिवाइडेड बाय m का होल क्यूब। भाई याद रखिएगा इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये कि आपने बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ी हुई।
दुनिया के अंदर कभी भी दो टर्म्स अगर मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में हो और उनकी पावर सिमिलर हो, तब सिर्फ और सिर्फ आप उस पावर को ब्रैकेट के बाहर शिफ्ट कर सकते हो। वाइल दुनिया के अंदर कभी भी दो टर्म्स अगर प्लस या माइनस की फॉर्म में हो और बेशक दोनों की पावर सिमिलर हो, आप कभी भी पावर को ब्रैकेट के बाहर शिफ्ट नहीं कर सकते। आप वहां पे कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई करने के ऊपर जाओगे, कुछ ना कुछ अलग पैटर्न करने के ऊपर जाओगे। आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, आपको खुदारा ये बात समझनी पड़ेगी। तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? देखो हमारे पास दुनिया के अंदर एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है ए क्यूब प्लस के बी क्यूब के। आगे क्या होता है हमारे पास, या फिर अक्सर लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, प्लस का 3ab इंटू ए प्लस का बी। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास दुनिया के अंदर। कि भाई दुनिया के अंदर कभी भी आपके पास अगर टर्म्स पर्टिकुलरली आपके पास दो टर्म्स के ऊपर क्यूब आ जाए, तो उनको लिखने का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab इंटू ए प्लस का बी। तो भाई अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के ऊपर जाऊं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि देखो ये मेरे पास मेरा ए है, ये मेरे पास मेरा बी आ रहा है। तो भाई सिंपल वे में मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मेरा फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे सिंपल तरीके से 2m प्लस का, देखो ए वाली टर्म 2m है, बी वाली टर्म 1/m है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंपल 1/m का 1/m क्यूब का क्यूब इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा? सिंपल तरीके से आपके पास 2m का 2m उसका क्यूब आ जाएगा, प्लस का साइन बी क्यूब का मतलब क्या है? 1/m उसके क्यूब का क्यूब, फिर प्लस का साइन 3 का 3। ए की वैल्यू किसके बराबर है? 2m के बराबर है। बी की वैल्यू किसके बराबर है? 1/m के बराबर है। इंटू ए प्लस का बी, ए प्लस के बी का मतलब है सिंपल 2m प्लस का साइन और फिर सिंपल 1/m का 1/m। तो बेटा देखो यहाँ पे जो 2m प्लस का 1/m आ रहा है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है किसके बराबर? 3√2 के बराबर। तो यहाँ पे इस टर्म की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? सिंपल तरीके से मैं इसको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा 3√2 को इक्वल टू का साइन एडिट का एडिट भाई क्यूब का क्यूब एडिट, क्योंकि देखो 2m प्लस 1/m जहां पे आ रहा है उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 3√2। 3√2 को मैंने रख दिया। यहाँ पे देखो मेरे पास आ रहा है 2m क्यूब प्लस का 1/m क्यूब, जिसको हमें फाइंड करना था। इसको मैं एडिट का एडिट रहने दूंगा। इस 2m क्यूब प्लस के 1/m क्यूब को मैं एडिट रहने दूंगा फिलहाल। फिर प्लस का साइन एडिट का एडिट, देखो इस m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 बन जाएगा। और अगेन देखो 2m प्लस का 1/m आ रहा है, किसके बराबर है? ये बराबर है 3√2 के। ये वाली टर्म पूरी प्लस की है, दूसरी तरफ जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस। तो यह देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास एक क्यूब दोनों टर्म्स के ऊपर चला जाएगा। बल्कि हाँ डायरेक्टली भेज दो, कोई मसला नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा सिंपल तरीके से 3 क्यूब का 3 क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास √2 के ऊपर भी क्या हो जाएगा बेटा? क्यूब का क्यूब चला जाएगा। फिर प्लस का यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि 6 3 मेरे पास होता है किसके बराबर? 6 इंटू 3 आपके पास होता है 18 के बराबर। और आगे √2 का √2 एरिटिस का एरिटिस, सही है ना? अच्छा फर्दर सिंपलीफाई आप इसको कैसे कर सकते हो? आसान तरीके का आ रहा है। इक्वल टू के बाद आपके पास यहाँ पे एरिटिस का एरिटिस क्या मौजूद है? 2m क्यूब का 2m क्यूब एरिटिस का एरिटिस, और फिर प्लस के साइन के बाद मेरे पास मौजूद है 1/m क्यूब का 1/m क्यूब। अब देखो इन दोनों टर्म्स के अंदर से अगर मैं √2 को कॉमन लूंगा, तो जाहिर सी बात है ब्रैकेट में क्या बचेगा? 3 का क्यूब होता है 27 के बराबर, √2 का स्क्वायर एरिटिस का एरिटिस, और माइनस का 18 का 18। देखो भाई इन दोनों टर्म्स के अंदर रूट वाली वैल्यू आ रही थी, हमने क्या करा? सिंपल एक ही दफा रूट को कॉमन लेके रख दिया। इससे फायदा क्या हुआ कि भाई यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा? 27, 3 का क्यूब होता है, और √2 के स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 27 इंटू 2। 27 2 किसके बराबर होगा भाई? 7 2 14 का 4, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, माइनस का 18 का 18। 54 में से अगर आप 18 को माइनस करते हो तो आपका सिंपल वे में क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 54 माइनस का 18 36 के बराबर होता है। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा सिंपली 36√2 के बराबर। दैट वाज द ओनली लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जिस पैटर्न के ऊपर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो भाई सिंपल तरीके से बेटा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो कैसे सॉल्व किया, दोबारा अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए। कि भाई देखो सबसे पहले आपने इस टर्म्स को ओपन अप करवाया, ए प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले को ओपन करा, ए क्यूब में ए क्यूब की वैल्यू रखी, बी क्यूब में बी क्यूब की वैल्यू रखी, प्लस का 3ab एरिडिस का एरिडिस रखा, इंटू ए प्लस बी का ए प्लस बी एरिडिस का एरिडिस। तमाम वैल्यूज को सिंप्लीफाई करवाते हुए लेकर गए, बेसिक कॉमन लिया आपने यहाँ पे सिंपल आपने √2 को कॉमन लिया। उसके बाद जो अंदर वाली टर्म्स उन पावर का सिंप्लीफाई करवाया, और सिंपल वे में क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। ये मेरे पास फाइनली मेरा आंसर आ गया 2m क्यूब प्लस के 1/m क्यूब का किसके बराबर? 36 इंटू √2 के बराबर।
That was the logic of this question. एक और क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 6a स्क्वायर प्लस का 3ak माइनस का 2ak माइनस का k स्क्वायर। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, आपको सिंपल फैक्टराइज करना है। तो यार मैं सिंपल यहाँ से पहली दो टर्म्स में जो चीज कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लो, लास्ट टू टर्म में जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। सिंपल आपको यार मिडिल टर्म ब्रेक करके दी हुई है इनफैक्ट। तो क्या बन जाएगा, पहली दो टर्म्स के अंदर मुझे साफ तौर पे दिख रहा है 3a कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 2 6 होता है, 2a बचेगा। फिर प्लस का साइन एज इट इज, क्योंकि 3a मैंने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में k बच रहा होगा। लास्ट की टू टर्म्स के अंदर से अगर मैं कॉमन लेता हूं माइनस का k, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा प्लस का 2a और फिर प्लस का k बच रहा होगा। तो मेरे दो फैक्टर्स कौन कौन से आ गए बेटा, एक फैक्टर सिंपल तरीके से आ गया 2a प्लस का k, और दूसरा फैक्टर क्या आ गया मेरे पास 3a माइनस का k। ये मेरे पास मेरे सिंपल तरीके से दो फैक्टर्स आ गए। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है विच लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखो ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं भाई, आपसे एग्जामिनर कह रहा है इनमें से कौन सी वैल्यू है जो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करती है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। हमेशा याद रखिएगा इसका एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है ऑल सिली टॉम कैट्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर तमाम के तमाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हमेशा पॉजिटिव होंगे। सिली का मतलब होता है साइन, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट के ऊपर सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब होता है टेंजन, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट पे सिर्फ टेंजन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर खाली कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होते हैं। तो एग्जामिनर क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करता है, साइन ग्रेटर देन जीरो लाई कर रहा होगा, कोसेक ग्रेटर देन जीरो लाई कर रहा होगा। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड डी होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कोसेक 45 किसके बराबर होता है। मैंने एक शॉर्टकट टेबल आप लोगों को सिखाया था बेटा, उस टेबल को ध्यान में रखना है। देखो कोसेक 45 का मतलब क्या है, कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो इसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाय साइन 45 की वैल्यू पूछी हुई है। और साइन 45 किसके बराबर होता है भाई, साइन 45 बराबर होता है हमारे पास दुनिया के अंदर अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 के, या फिर इसको लिखते हैं 1 बाय रूट 2 की फॉर्म पे भी, सही है ना। तो अगर मुझे साइन 45 की वैल्यू निकालनी है तो 1 बाय साइन 45 क्या होगा, ये होगा 1 बाय अंडर रूट 2। अगर मैं इस वाले एग्जाम्पल को यूज करूं तो नीचे वाली टर्म नीचे डिवाइड हो रही है, नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी, तो आपका आंसर सिंपल रूट 2 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर 45 किसके बराबर होगा। अब देखो इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर 45 किसके बराबर होगा। देखो बेटा हमें पता है दुनिया के अंदर वैसे दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। दुनिया के अंदर बेटा 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा दुनिया में बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो अगर एग्जामिनर मुझसे कह रहे हैं ना कि 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर 45 क्या होगा, तो जाहिर सी बात है भाई 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर 45 बराबर होगा सेक स्क्वायर 45 के। तो एक आंसर तो ये होगा। कभी भी ऑप्शंस के अंदर अगर बोथ का लफ्ज आ जाए ना तो हमेशा दूसरे ऑप्शन को भी देखा करो। तो एग्जामिनर कह रहा है क्या 2 हो सकता है, चेक कर लेते हैं। देखो भाई साइन टेंजेंट 45 क्या होता है, टेंजेंट 45 बराबर होता है, हम सबको पता है टेंजेंट 45 की बेटा वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, वी ऑल नो दिस थिंग। तो भाई अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 1 का 1 एज इट इज प्लस का साइन टेंजेंट स्क्वायर 45, तो मुझे पता है टेंजेंट 45 1 होता है, उसका स्क्वायर भी 1 होगा, तो 1 प्लस का 1 यानी कि 2 के बराबर। इसका मतलब करेक्ट आंसर बोथ बी एंड सी होगा। या फिर अब इसको यहाँ से चेक कर लो, बात एक ही है, सेक्स स्क्वायर 45 भी वही होगा। कैसे, तो भाई अगर आप इस मेथड पे भी चेक करो आंसर एक ही आएगा। कैसे कि देखो सेक 45 का मतलब क्या है, सेक 45 का मतलब होता है सिंपल 1 बाय कॉस 45, और कॉस 45 और साइन 45 की एक ही वैल्यू होती है। तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय सिंपल तरीके से डिवीजन के अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास, सेक 45 का मतलब क्या है 1 बाय कॉस, यानी कि कॉस 45 बराबर होता है 1 बाय अंडर रूट 2 के, बाहर स्क्वायर का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म जब नीचे से ऊपर जाएगी रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी। तो ये बन जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आंसर इससे भी 2 ही आएगा। बात एक ही है, कान यहाँ से पकड़ो बेटा, यहाँ से पकड़ो, दोनों सूरतों में बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो भाई ट्रिगोनोमेट्री के अंदर मैंने आप लोगों को पाइथागोरस ट्रिपलेट्स पढ़ाए हुए होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे खास बात ही क्या होती है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल दुनिया में एक ऐसा ट्राइंगल होता है जो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करेगा। यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। एच स्क्वायर किसके बराबर है, पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर के। हमेशा याद रखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल की दो खास बातें होती हैं, एक तो ये पाइथागोरस थ्योरम को हमेशा वेरीफाई करता है, सेकंड नंबर के ऊपर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू परपेंडिकुलर बेस के मुकाबले में बड़ी होती है। तो भाई मैं बारी बारी चारों ऑप्शन पे चेक कर सकता हूँ कि भाई किसके ऊपर मुझे मिल रहा है। अगर तो आपको डायरेक्टली ट्रिपलेट्स पता है, याद है, 3 4 ट्रिपलेट्स होते हैं, अगर तो आपको डायरेक्टली याद है तब तो डायरेक्टली आंसर लगा सकते हो, नहीं तो फिर बारी बारी पाइथागोरस थ्योरम पे चेक करो किसके ऊपर आंसर वेरीफाई हो रहा है।
फॉर एग्जाम्पल पहले ऑप्शन को देखो कि भाई मेरे पास सबसे बड़ी वैल्यू 13 आ रही है, तो 13 को मैं हाइपोटेन्यूज की जगह पे डालूंगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के बाद बड़ा होता है, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। वैसे साफ तौर पे मुझे दिख रहा है, ऊपर हमने ऐसा क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 144 प्लस 25 169 बनेगा, जो कि 13 का स्क्वायर ही होता है, यानी कि बात एक ही है। यानी कि ये वेरीफाई कर रहा है पाइथागोरस थ्योरम को। लेट सपोज कोई बच्चा कहता है सर ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं है। भाई ऑप्शन नंबर बी तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि भाई राइट एंगल ट्राइंगल की खास बात ये होती है कि बेटा एक साइड सबसे बड़ी होगी, फिर दूसरी साइड होगी, फिर तीसरी साइड होगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल तो दुनिया में होता ही ऐसा ट्राइंगल है जहां पे एक साइड सबसे बड़ी होती है, जो कि हाइपोटेन्यूज की साइड होती है। यहाँ पे देखो तीनों साइड्स की वैल्यू सिमिलर आ रही है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हो सकता। 5 6 7 पे भी चेक कर लीजिएगा, 14 19 25 पे भी चेक कर लो, आंसर सिमिलर नहीं आएगा। तो एक ही खाली ऑप्शन करेक्ट है, जो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एग्जामिनर कहता है सर्कल विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन हैज अ रेडियस ऑफ 3 यूनिट्स, द सर्कल विल पास थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सेप्ट डैश। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई एक सर्कल है, उसका सेंटर के ऊपर ओरिजिन आ रहा है। लेट्स सपोज एक सर्कल है, अगर मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एग्जामिनर कह रहा है कि भाई एक सर्कल है, उसका सेंटर कहां पर आ रहा है, ओरिजिन के ऊपर आ रहा है। तो लेट्स सपोज ये सर्कल है मेरे पास, थोड़ा सा और सही कर देता हूं, ये सर्कल आ रहा है, एक सर्कल है, उसका सेंटर जो है ना ओरिजिन के ऊपर है, तो ये सर्कल का सेंटर है। एग्जामिनर क्या कह रहा है, और इस सर्कल के पास जो रेडियस है वो 3 यूनिट्स का है। क्या सर्कल के अंदर रेडियस किसे कहा जाता है, सर्कल का रेडियस कहा जाता है सेंटर से लेके किसी भी कोने तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। सेंटर से लेके किसी भी कोने तक का जो डिस्टेंस होता है बेटा उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो एग्जामिनर कह रहा है रेडियस 3 यूनिट्स का है, तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई वो सर्कल जो है ना किन पॉइंट से पास कर रहा होगा, एक्सेप्ट यानी कि कौन से पॉइंट से पास नहीं कर रहा होगा। पहला पॉइंट है 3,0, इससे पास कर सकता है कैसे, कि देखो अगर मैं सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस लेता हूं, तो जाहिर सी बात है सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस ये पॉजिटिव के एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। अगर ये पॉइंट 3 आ रहा है, तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, 3,0, तो ऑब्वियसली सर्कल का सेंटर हो सकता है, क्योंकि सर्कल के सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस होगा, आपके पास रेडियस होगा, जो कि यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास 3 यूनिट्स के बराबर होगा, तो इससे तो पास कर सकता है। अच्छा 0,3, 0,3 भी नॉर्मल सी बात है होगा आपके पास। उसके पीछे रीजन क्या है, कि जाहिर सी बात है भाई ये वाला पॉइंट जो होगा ये 0,3 का पॉइंट होता है, क्योंकि एक्स 0 है, वाई की कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, तो भाई सर्कल का रेडियस ये फॉर्म हो गया ना, सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस फॉर्म हो रहा है अलॉन्ग दी वाई, तो रेडियस आपको 3 आ रहा है। अच्छा -3,0 का मतलब है कि ये वाला पॉइंट है -3,0, तो आपका एक्स का लॉन्ग डिस्टेंस -3 आ रहा है, तो ये आपका रेडियस है। क्या चीज खाली यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, 0,9 एक ऐसा पॉइंट है जिससे कभी भी मेरा सर्कल पास नहीं कर सकता। खाली वो पॉइंट कौन सा है बेटा, 0,9 है, जिससे कभी भी मेरा सर्कल पास नहीं कर सकता। तो इसलिए करेक्ट आंसर किया 0,9, क्योंकि एग्जामिनर ने आपसे मांगा हुआ है वो कौन सा पॉइंट है जिस सर्कल पास नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है द एरिया ऑफ द सर्कल हैविंग द सर्कमफेरेंस 16 पाई। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना भी आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें पता है दुनिया में सर्कल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है सिंपल बेटा 2 पाई आर के बराबर। एग्जामिनर ने आपसे एरिया ऑफ द सर्कल पूछा हुआ है, एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो अगर आपको सर्कल का सर्कमफेरेंस 16 पाई गिवन है, इसका मतलब क्या है, सर्कमफेरेंस की जगह पे 16 पाई को डालोगे, इक्वल टू के बाद सिंपल तरीके से 2 पाई आर का 2 पाई आर, पाई से पाई कट जाएगा, 2 1 2 होता है, 2 8 16 होता है। तो आपके पास आर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 8 के बराबर आ गई। तो यानी कि आर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 8 के बराबर आ गई। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि रेडियस कितने के बराबर है, 8 के बराबर है। अब अगर एग्जामिनर मुझसे कह रहे हैं कि पाई एरिया की वैल्यू बताओ, तो एरिया का मतलब क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू 8 है, स्क्वायर का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 64 होता है। सिंपल तरीके से पाई का पाई एरिटिस, तो ये आपके पास फाइनली एरिया का आंसर आ गया। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ सर्कल। ये क्वेश्चन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आता है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में नस वगैरह में बहुत आया हुआ है क्वेश्चन। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक सर्कल है, अगर मैं सर्कल के बाहर कोई पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, आप कहीं पे भी कर लो, यहाँ पे कर लो। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई सर्कल के बाहर अगर एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस पॉइंट से लेके सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स फॉर्म हो सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, 2 ही फॉर्म हो सकते हैं। कैसे, कि भाई लेट्स सपोज इस पॉइंट से एक टेंजेंट ये फॉर्म हो सकता है खाली, इस पॉइंट से एक टेंजेंट खाली ये सामने यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। टेंजेंट कहते हैं ऐसी लाइन को जो कोने को जस्ट टच करते हुए जा रही हो। तो अगर मेरे पास कोई पॉइंट कहीं बाहर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस पॉइंट से लेके सर्कल की जाने सिर्फ 2 ही टेंजेंट फॉर्म हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज एक पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप कहीं से भी पॉइंट रख के बना के चेक कर लो, सिर्फ 2 ही टेंजेंट फॉर्म हो सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है सर्कल के बाहर, तो उस पॉइंट से लेकर सर्कल की जाने सिर्फ 2 टेंजेंट फॉर्म हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा,
करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी फॉर banana, बी फॉर banana। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है इस क्वेश्चन में। अच्छा, इलेक्शन वाला एक क्वेश्चन जो है ना बहुत आता है यूनिवर्सिटीज के अंदर, स्पेसिफिकली दाऊद हो गई, बहरिया हो गई, आपके पास कराची यूनिवर्सिटी हो गई, एनटीएस साइड हो गई, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आता है। मैंने आपको ये एनटीएस वाली वीडियो में भी बताया था। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे बड़ी सिंपल सी बात कहता है, अ सिटी हैज 5860 वोटर्स ऑफ whom 7% यूजुअली फॉरवर्ड टू वोट। यानी कि भाई एक शहर है, उस शहर के अंदर टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स कितने हैं, 5860, जिनमें से 7% लोग जो है ना वो हमेशा वोट डालने ही भूल जाते हैं। माशाल्लाह भाई। इन ऑर्डर टू विन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट मस्ट गेन एटलीस्ट 50% ऑफ द रिमेनिंग वोट्स, हाउ मेनी वोट्स ही नीड टू विन। अब देखो फॉर एग्जांपल आपसे एक सिटी की बात की जा रही है, लेट सपोज मेरे पास एक शहर है और उस शहर के अंदर जो भी टोटल लोग हैं ना उनकी तादाद एग्जामिनर ने आपको बताई हुई है। किसके बराबर है, ये बराबर है 5860 के। एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई एक शहर में अगर टोटल वोटर्स की तादाद 5860 है, जिनमें से 7% लोग वोट डालना भूल जाते हैं, तो इसका मतलब रिमेनिंग लोग तो वोट डालते हैं, रिमेनिंग लोग तो अच्छे शहरी हैं, अच्छे सिटीजन है, वो लोग तो वोट डालते हैं। तो 100% में से अगर 7% को माइनस कर तो 93% बचता है। यानी कि मेरे पास सिचुएशन क्या बन गई, सिचुएशन मेरे पास बन गई कि भाई 93% लोग ऐसे हैं जो कि वोट देने जाते हैं और 7% लोग वो हैं जो कि वोट देने नहीं जाते। यानी कि ये वो लोग हैं जो वोट डालते हैं और ये वो लोग हैं जो वोट नहीं डालते। आगे एग्जामिनर कह रहे हैं इन ऑर्डर टू विन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट मस्ट गेन एटलीस्ट 50% वोट। यानी कि देखो एग्जामिनर कह रहे हैं कि यार उस बंदे को अगर वहां से एक कैंडिडेट खड़ा हो रहा है ना इलेक्शन के अंदर, तो अगर वो चाहता है कि उस शहर से वो लाजमी तौर के ऊपर जीते, तो उसको 50% वोट पड़ना चाहिए शहरियों का। अब जाहिर सी बात है भाई, ये इनकी बात थोड़ी की जाएगी, ये 50% किसका होगा। अक्सर बच्चे यहाँ पे फैंबल कर देते हैं कि सिंपल तरीके से वो 5860 का 50% ले लेते हैं। अरे भाई इसका नहीं लेना। आपको पहले बात समझनी पड़ेगी कि एक शहर में टोटल लोग कितने 5860 हैं, जिनमें से 93% लोग वोट डालते हैं और बाकी लोग वोट नहीं डालते। तो एग्जामिनर ने कहा है कि अगर 50% लोग उसको वोट देंगे ऑफ द रिमेनिंग वोट, in order to win an election a candidate must gain at least 50% of the remaining votes, how many votes he need to win। तो भाई मुझे नंबर ऑफ वोट्स निकाले जो उसको इलेक्शन जीतने में चाहिए होंगे, तो अगर उसको 50% वोट पड़ते हैं तो लेट सपोज 50% किसका, वो लोग जो वोट डालते हैं, वो लोग जो वोट डालते हैं उनका 50%, जो लोग वोट डालते हैं उनका 50% अगर इसको पड़ेगा तो ये इलेक्शन जीत सकता है। तो हमें बेसिकली इस एक्स की तादाद को कैलकुलेट करना है कि भाई कितने नंबर ऑफ वोट उसको चाहिए होंगे इलेक्शन जीतने के लिए। तो मैंने आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम सीरीज के अंदर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाए भी हैं। आपने सिंपल डायग्राम को देखो, इन सबको आपस में सिंप्लीफाई करवा दो, आपका बेसिक आंसर आ जाएगा कि आपके पास एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी। ये आ जाएगी मेरे पास 5860 मल्टीप्लाई बाय 93% मल्टीप्लाई बाय 50%। सिंप्लीफाई अगर मैं इसको करवाऊं तो बेटा क्या बन जाएगा, 5860 का 5860 परसेंटेज से नॉर्मल फ्रैक्शन में जाने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज के सिंबल को रिमूव करवाने के लिए डिवीजन में 100 आता है। सिमिलरली 50% को परसेंटेज को रिमूव करना है, डिवीजन में 100 आएगा। इस एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस एक जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा। अच्छा भाई 5 1 5 होता है और 5 2 10 होता है, जीरो का जीरो, सही है ना। ये भी सिंप्लीफाई हो गया थोड़ा सा। और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो वो भी कर लेते हैं। कैसे कि देखो मुझे पता है हमारे पास 2 10 20 होता है और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 2 2 4 होता है और 2 9 18 होता है, 2 3 6 होता है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर मैं करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ कि 2 का टेबल तो नहीं चलेगा, तो ये क्या बेसिक मेरे पास वैल्यूज क्या बच रही है, ऊपर मेरे पास बच रहा है 293 मल्टीप्लाई बाय 93 का 93 और नीचे डिवीजन में 10 का 10। अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के ऊपर जाऊं तो मुझे दिख रहा है कि भैया जी ये 2 का टेबल तो ऑड नंबर आ रहा है, 2 का टेबल तो मुश्किल ही है। अच्छा, तो कोई और टेबल नहीं चेक कर सकते, अगर मैं कोई और टेबल भी देखूं तो ऑब्वियसली उस पर पॉसिबल नहीं है, 13 बच रहा होगा। तो इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके चेक कर, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, सिंपल 293 को 93 से आपने मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 293 को अगर मैं 93 से मल्टीप्लाई करवाऊं, 3 3 9 होता है, 3 9 27 होता है, 2 का 2, 3 9 27 और 3 9 सॉरी 3 2 6 और 2 का इजाफा 8 का 8 हो जाएगा, क्रॉस का क्रॉस आ गया। 3 9 27 का 7, 2 का 2, 9 9 81, 81 में 2 का इजाफा तो आपके पास 83 बनता है, 3 का 3 8 का 8, यहाँ पे 9 2 18, 18 में अगर मैं 8 का इजाफा करूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 26, सही है ना। सिंपल इनको ऐड करवा दो, 9 का 9 आ गया, 7 और 7 14 का 4 और 1 कैरी, 8 और 1 9, 9 और 3 12 बनता है, 2 और 1
तो ये बन गया मेरे पास 27249, यानी कि देखो 293 को जब आप 93 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ गया 27249। देखो बेटा कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, बेसिक मैथ्स है, सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करा ये आ गया। अब देखो ऑप्शंस में कहीं पे भी ये नहीं आ रहा, तो मुझे पता है दुनिया में कोई भी टर्म अगर 10 से डिवाइड हो रही होती है इसका मतलब क्या होता है एक डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ 2724.9, क्योंकि देखो ये आपके पास 5 डिजिट का नंबर आ रहा है और नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है 10 आ रहा है। वेन एवर एनी टर्म इज डिवाइडेड बाई 10, तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई अगर नीचे डिवीजन में 1 के बाद एक जीरो आ रहे हैं तो ऊपर राइट हैंड साइड से एक नंबर के पास क्या आ जाएगा, एक नंबर पहले डेसिमल आ जाएगा। आप लोगों को आई होप ये चीज आप लोगों ने बचपन में कभी ना कभी किसी भी टीचर से अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी हो तो आपने बेसिक बातें पढ़ी भी होंगी। लेट सपोज अगर डिवीजन में 100 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, 2 से 2 डिजिट पहले डेसिमल आ जाएगा, इसका मतलब होगा सिंपली क्या बन जाएगा 5433.21। एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। लेट सपोज कहीं पे लिखा हुआ है 554, इसको डिवाइडेड बाय 10 करते हो तो सिंपल अगर एक जीरो आ रहा है तो एक डिजिट पहले क्या आ जाता है डेसिमल आ जाता है। बचपन में सारी बातें सिखाई जाती हैं, अगर नहीं सीखी भी कोई मसले की बात नहीं, मैंने बता दी। कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा तो अपने बेसिक लेवल के ऊपर मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। तो अब देखो इसका मतलब कि आंसर क्या होगा 2724.9, यानी कि लगभग किसके बराबर है, ये आपके पास लगभग बराबर है 24.9 का मतलब 25 बन रहा है, तो यानी कि 2725 के बराबर आपका लगभग आंसर आ रहा है। करीब तरीन किसके आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर ए के करीब तरीन आ रहा है। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है थ्री बिजनेस पार्टनर शेयर्स द प्रॉफिट ऑफ ₹24,000 इन द रेशियो ऑफ 5:4:3, द अमाउंट ऑफ द स्मॉलेस्ट शेयर विल बी। बेटा कभी भी अगर आपके पास रेशियो के अंदर टर्म्स लोगों का शेयर्स गिवन है, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान शॉर्टकट मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया हुआ है। लास्ट वाली मैराथन में भी ऐसे क्वेश्चन मैंने बताए थे, इस मैराथन में भी आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन एनटीएस के अंदर, आईबीए के अंदर, दाऊद के अंदर, केयू के अंदर, बैरिया के अंदर, जेबिस के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिक जनरल मैथ्स, क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मैथ्स के अंदर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एग्जामिनर कह रहे हैं तीन बिजनेस पार्टनर्स का अगर शेयर है प्रॉफिट का 24,000 का, उनका रेशियो गिवन है 5:4:3, तो अमाउंट ऑफ द स्मॉलेस्ट शेयर। देखो स्मॉलेस्ट शेयर अगर मुझे निकालना है, देखो तीन लोगों का शेयर गिवन है, पहले वाले का 5% है, दूसरे वाले का 4% है, तीसरे वाले का 3% है। तो स्मॉलेस्ट शेयर का मतलब क्या है, 3% की रिस्पेक्ट से निकालेंगे। तो ऊपर सिंपल आपने स्मॉलेस्ट शेयर को रखना है, नीचे आपने इनका सम रखना है, इन टोटल शेयर, यानी कि इसका सम क्या है। ये जो शेयर्स आपको गिवन है तीन लोगों का, इनका सम क्या आ रहा है, सिंपल सम ले लो इनका, 5 प्लस का 4 प्लस का 3, 5 प्लस का 4 9, 9 प्लस का 3 होता है 12 के बराबर। तो भाई जो भी आपको अगर स्मॉलेस्ट शेयर निकालना है तो ऊपर स्मॉलेस्ट अमाउंट को रखोगे, नीचे तमाम शेयर्स का सम रखोगे जो कि 12 के बराबर है, मल्टीप्लाई करवा दो टोटल अमाउंट से जो कि किसके बराबर है 24,000 के बराबर है। 12 1 12 होता है, 12 2 जर मेरे पास क्या होता है, 12 2 जर 24। इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। आगे तीन जीरो का तीन जीरो आ जाएगा, जब ये 2003 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 3 किसके बराबर होता है 6 के, यानी कि मेरे पास शेयर किसके बराबर आ गया 6,000 के। तो स्मॉलेस्ट बंदे का जो शेयर है ना, सबसे छोटा शेयर किसका है 6,000 का है। यानी कि अच्छा लेट सपोज एग्जामिनर मुझसे कहता है लार्जेस्ट शेयर की वैल्यू निकालनी है, तो लार्जेस्ट शेयर की वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा, जो लार्जेस्ट अमाउंट है ना उसको ऊपर रखते, नीचे इनका सम लेते, सम किसके बराबर है 12 के, मल्टीप्लाई करवा देते टोटल अमाउंट से, टोटल अमाउंट आ रही है 24,000। 12 1 12, 12 2 24, तीन जीरो के तीन जीरो आ गए। 5 2 क्या होता है 10 होता है, तो मेरे पास जो लार्जेस्ट बंदा है उसका शेयर कितना है 10,000 के बराबर है। अगर एग्जामिनर कहता है कि मिडिल वाले बंदे का शेयर निकालना है तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं, 4 डिवाइडेड बाय तमाम शेयर्स का सम मल्टीप्लाई बाय टोटल तादाद जो आपको गिवन थी उससे मल्टीप्लाई करवाते, सिंपल वे में आंसर आ जाता है। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। क्लियर है बेटा, ये चुटकी बजा के सॉल्व होता है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स कैसा सिंगुलर है तो बताइए इसके अंदर स्मॉल ए की वैल्यू क्या होगी। देखो दुनिया के अंदर कभी भी अगर मैट्रिक्स कैसा होता है सिंगुलर होता है, दुनिया के अंदर कभी भी अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो और वो मैट्रिक्स कैसा है सिंगुलर है, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो के बराबर है। तो यानी कि आसान भाषा में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स आ रहा है, इस मैट्रिक्स के अंदर एक अननोन गिवन है, इस अननोन ए की वैल्यू को फाइंड करना है कि अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो के बराबर है। तो बेटा मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 6 ए से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 3 2 6 इक्वल टू 0, माइनस का 6 वहां पे जाएगा, प्लस का 6 बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा 6a इज इक्वल टू 6, 6 से 6 कट जाएगा, तो आपके पास a की वैल्यू फाइनली किसके बराबर आ जाएगी 1 के बराबर आ जाएगी। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है लॉगरिथम के ऊपर आ रहा है, मजे का कॉन्सेप्ट है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई वैल्यू ऑफ x बताइए इन log x5 प्लस का log x5 इक्वल टू 8। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, बेटा ये दोनों लॉगरिथम चूंकि उनकी बेसिस सेम आ रही है तो आपने सिंपल तरीके से क्या करना है, दोनों लॉगरिथम्स आपस में ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 log x और आपके पास सिंपल 5 का 5 एडिट आ जाएगा इक्वल टू 8 का 8। बेटा देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये क्वेश्चन अभी रिसेंट पेपर्स के अंदर आया हुआ है,
बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है। क्या मुश्किल बात है इसके अंदर, पास्ट पेपर से लिया गया बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या मुश्किल चीज है इसके अंदर? एग्जामिनर कह रहे हैं एक्स की वैल्यू बताइए। अगर आपके पास log x5 प्लस का log x5, देखो भाई दुनिया के अंदर कभी भी दो पर्टिकुलर वेरिएबल्स अगर सिमिलर होते हैं हम उनको ऐड करवाते हो ना, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है कि भाई ये वेरिएबल सिमिलर था, मैंने सिंपल ऐड करवा दिया, क्या बन गया 2 log x5 बन गया। लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी मैंने आपको लास्ट की एनटीएस की मैराथन में भी पढ़ाई थी। क्या होती है लॉगरिथम की प्रॉपर्टी? कभी भी दुनिया के अंदर कहीं पे भी लॉग लिखा हुआ हो और उससे पहले कोई वैल्यू आ जाए, कोई नंबर आ जाए, तो वो सिंपल तरीके से ट्रम्प की पावर पे चली जाती है, तो ये बन जाएगा ln a का स्क्वायर। क्योंकि देखो कभी भी दुनिया के अंदर ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी तुम्हारे पास लॉगरिथम एग्जिस्ट कर रहा हो और आपके पास लॉगरिथम किसी वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रहा हो, किसी टर्म पे एग्जिस्ट कर रहा हो और उसके ऊपर कोई पावर आ रही हो, तो बेटा हम करते हैं क्या है, पावर को पहले लिख देते हैं और लॉग सिंपल नीचे वाली टर्म पे अप्लाई हो जाता है। इसका वाइस वर्सा स्टेप क्या होगा, कहीं पे पावर पहले आ रही है, कांस्टेंट नंबर पहले आ रहा है, फिर लॉगरिथम किसी फंक्शन पे आ रहा है, तो आप सिंपल तरीके से उस नंबर को उठा के पावर के ऊपर शिफ्ट कर दो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log का log x का x 5 का स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू के बाद 8 का 8। अब फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे कि देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 के बराबर होता है, इक्वल टू का इक्वल टू। अब हम यहाँ पे सिंपल लॉगरिथम की बेस पावर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लॉगरिथम की बेस पावर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल। चाहो तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो क्या बन गया, ये बन गया log x 5 का स्क्वायर इज 25 इक्वल टू के बाद 8 का 8। अब इसको लेट सपोज अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, अब ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को सिखाया सिखाया हुआ है, सिंपल बेस पावर कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करोगे कि भाई जो भी तुम्हारा फंक्शन आ रहा है आपने उसको एक दफा लिखना है, इक्वल टू की दूसरी तरफ जो भी आपकी बेस आ रही है उसको लिखोगे, इक्वल टू के इस तरफ जो भी नंबर आ रहा है वो पावर में आ जाएगा। तो अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो इस पावर को मुझे दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। पावर कभी भी बेटा इक्वल टू के जब दूसरी तरफ जाती है हमेशा रेसिप्रोकेशन की फॉर्म में जाती है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लिखा हुआ है x की पावर 4 इज इक्वल टू 5, मुझे x की वैल्यू चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, पावर को कभी भी हम इक्वल टू के जब दूसरी तरफ भेजते हैं तो बेटा पावर हमेशा रेसिप्रोकेशन की फॉर्म में जाती है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लिखा हुआ है y की पावर में 9 इज इक्वल टू 45, मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो बेटा अगर आपको सिंपल y की वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब पावर को आप इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजोगे। पावर कभी भी इक्वल टू के जब दूसरी तरफ जाती है तो हमेशा रेसिप्रोकेशन की फॉर्म में जाती है। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 25 को 25 पावर में आ जाएगा 1/8 का 1/8। ये आपके पास सिंपल x का आंसर था, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्या मुश्किल बात है, चुटकी बजाने का काम है बेटा, क्या मुश्किल चीज है इसके अंदर, सारी बातें मैंने आपको लास्ट वाली मैराथन में भी पढ़ाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है अगर दुनिया में दो डाइसेस को हम रोल करते हैं तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए दोनों डाइसेस के ऊपर सेम नंबर आएगा। मेरे लेक्चर से लिया गया बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है कि भाई अगर मैं दो डाइसेस से खेल रहा हूं, हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए कि दोनों डाइसेस के ऊपर सेम नंबर आए। तो भाई मुझे पता है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स मालूम होने चाहिए। अगर टू डाइसेस का क्वेश्चन आ रहा है तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे, 6 का स्क्वायर, क्योंकि टू डाइसेस के केस में टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स निकालने का फॉर्मूला होता है 6 की पावर n। तो अगर टू डाइसेस से मैं खेल रहा हूं तो 6 का स्क्वायर बन जाएगा 36 के बराबर। तो नीचे आ गया टोटल इवेंट्स। अब देखो एग्जामिनर ने क्या कहा, सेलेक्टेड इवेंट्स कौन से हैं, दोनों डाइसेस को मैं लेट सपोज मैं लूडो खेल रहा हूँ, मनोपली खेल रहा हूँ, मैं दोनों छक्कों को फेंकता हूँ, मेरे पास 6-6 आ जाए, मेरे पास 1-1 आ जाए, मेरे पास यानी कि दोनों डाइसेस के ऊपर सेम नंबर आना चाहिए, यानी कि 1-1 आ जाए, 2-2 आ जाए, या फिर 3-3 आ जाए, या फिर 4-4 आ सकता है, या फिर 5-5 आ सकता है, या फिर 6-6 आ सकता है। यानी कि दोनों के दोनों डाइसेस के ऊपर आपके पास सेम नंबर आना चाहिए, दोनों के दोनों डाइसेस के ऊपर क्या आना चाहिए, सेम नंबर। तो ऐसे टोटल 6 इवेंट्स होंगे, तो आंसर क्या होगा 6/36। 6/36 का मतलब क्या है, 1/6 मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, a और b अगर आपस में बराबर नहीं है तो फिर आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें इस बात की जरा चीज एग्जामिनर को बतानी है, कोई इशू की बात नहीं है। देखो बेटे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे, एग्जामिनर मुझसे कहता है कि भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के। ओके, एग्जामिनर कह रहा है कि यार a क्या जीरो के बराबर है, b जीरो के बराबर है, या फिर a इज नॉट इक्वल टू, a इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ b। आइए चेक कर लेते हैं बारी बारी। अगर मैं a इज इक्वल टू जीरो रखता हूं तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा जीरो माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां पे क्या हो जाएगा, a की जगह पे जीरो आ जाएगा। अगर मैं a की वैल्यू को जीरो रख रहा हूं, इस वाले ऑप्शन को चेक कर रहा हूं,
तो ये क्या बन जाएगा, देखो नेगेटिव बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर एक ऐसी पावर होती है जो आपके नेगेटिव साइन को खा जाती है, प्लस में कन्वर्ट कर देती है। क्योंकि नेगेटिव बी का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर इवन पावर है, नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, सिंपल बी स्क्वायर बचेगा। मगर यहां पे क्या है, यहां पे सिंपल आपके पास नेगेटिव ऑफ बी स्क्वायर आ रहा है, तो ये दो तो आपस में बराबर नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अच्छा भाई, अगर मैं बी की वैल्यू को जीरो रख के चेक करूं तब क्या बनेगा, तब ये बनेगा ए माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद ए स्क्वायर माइनस का अगेन बी स्क्वायर की जगह पे जीरो का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस केस में देखो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों तरफ सेम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये मेरा आंसर हो सकता है, इसका मतलब ये मेरा आंसर हो सकता है। इसको भी चेक कर लो, ए इज इक्वल टू नेगेटिव बी, ऑल्दो इसका ऑप्शन भी नहीं गिवन, मगर फिर भी चेक कर लेते हैं। तो भाई ए इज इक्वल टू नेगेटिव बी को अगर मैं रखता हूं तो अपने क्वेश्चन के अंदर ये बन जाएगा नेगेटिव बी का होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद ए की जगह पे आ जाएगा नेगेटिव बी का स्क्वायर आगे माइनस का बी स्क्वायर। ये बन जाएगा नेगेटिव बी नेगेटिव टू का टू बी, और नेगेटिव के टू बी का स्क्वायर क्या होगा, फोर बी स्क्वायर के बराबर होगा। यहां पे ऑन दी अदर हैंड क्या होगा, नेगेटिव बी का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये तो जीरो आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब खाली एक ही ऑप्शन के ऊपर दोनों वैल्यूज आपस में बराबर आ रही थी, वो था ये वाला ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, टू ओनली, यानी कि ओनली सेकंड ऑप्शन इज समथिंग जो कि इसको सेटिस्फाई कर सक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है फाइंड द स्लोप इफ पासिंग थ्रू द पॉइंट 6,4 एंड 3,4, यानी कि एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई स्लोप की वैल्यू बताइए, आपके पास दो पॉइंट्स आ रहे हैं 6,4 एंड 3,4। देखो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट आ रहा है 6,4, दूसरा पॉइंट आ रहा है 3,4, आपको स्लोप की वैल्यू निकालनी है। स्लोप निकालने का दुनिया में फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू वाई टू माइनस का वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस का एक्स वन। तो सिंपल तरीके से जो पहला पॉइंट है ये आपके पास आपका एक्स वन वाई वन हो जाएगा, जो आपके पास ये दूसरा पॉइंट आ रहा है ये एक्स टू वाई टू हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, वाई टू माइनस का वाई वन, डेट सिंपली मीन्स फोर माइनस का फोर, नीचे डिवीजन में हो जाएगा एक्स टू माइनस का एक्स वन, इट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू थ्री माइनस का सिक्स। तो फोर माइनस का फोर तो वैसे ही जीरो आ गया, थ्री माइनस का सिक्स नेगेटिव का थ्री, दुनिया के अंदर कभी भी डिनोमिनेटर अगर आपका जीरो हो जाए तो इसका मतलब आपका आंसर भी जीरो हो जाता है, अगर ऊपर वाली वैल्यू में जीरो आ जाए तो आपका आंसर भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारे पास ये इलेक्शन की तरह का एक क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कहता है इन एन इलेक्शन बिटवीन द टू कैंडिडेट 75% of the voter cast their votes out of which 2% of the votes were declared invalid, a candidate got 9261 votes which were 75% of the total valid vote, find the number of enrolled vote। यानी कि देखो भाई बेसिक कॉन्सेप्ट है, अक्सर बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में परेशान हो जाते हैं, मासूम से बच्चे होते हैं ना। भाई देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, एक इलेक्शन हो रहा है दो कैंडिडेट्स के दरमियान में, 75% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट आउट ऑफ विच 2% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। यानी कि देखो लेट सपोज एक जगह पे इलेक्शन हो रहा है, मैं कहता हूं कि भाई फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जगह है, वहां पे इलेक्शन हो रहा है, वहां पे 75% ऑफ द वोटर्स ने अपने वोटों को कास्ट करा है, तो मैं मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ गई, 75% लोगों ने जो वोट है वो दिया है, तो रिमेनिंग कितने लोग बचे जिन्होंने वोट नहीं दिया, जाहिर सी बात है 25% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वोट नहीं दिया। मगर एग्जामिनर इसकी बात नहीं कर रहा, मैंने एक आपको एक्स्ट्रा चीज बताई है। आगे एग्जामिनर कहता है कि भाई 75% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट आउट ऑफ विच 2% ऑफ द वोटर्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। यानी कि भाई 75% जितने लोगों ने वोट कास्ट करा ना, 75% ऑफ द वोटर जिन्होंने अपने वोट को कास्ट करा, हक राय दही को इस्तेमाल करा, उसके अंदर से 2% वोट जो थे ना, यानी कि जो 75% वोटर्स ने अपना वोट कास्ट करा, इसमें से 2% लोगों के वोट इनवैलिड करार पाए। यानी कि देखो मैं क्या कह सकता हूं, इसके अंदर से 2% लोगों के वोट इनवैलिड हुए। तो भाई ये टोटल अगर 75% यानी कि कोई भी एक अमाउंट बनेगी तो वो अमाउंट तो अपने 100% के ऊपर होगी ना, उसका 2% कह रहा है, इस 75% का 2% एग्जामिनर कह रहा है कि वो इनवैलिड वोट थे। यानी कि 75% के 2% के वोट कैसे हैं, इनवैलिड हैं, यानी कि गलत हो गए। आप लोगों ने अक्सर इलेक्शन के जमाने में सुना होगा ठप्पा ऊपर नीचे अगर लगा दो तो वोट इनवैलिड हो जाता है, तो यानी कि बाकी के जो वोट थे वो तो एक्सेप्टेड हुए, यानी कि बाकी के वोट क्या एक्सेप्टेड हैं। तो एग्जामिनर कहता है इफ अ कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स व्हिच वर 75% ऑफ द टोटल वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द एनरोल्ड वोट। अब एग्जामिनर यहां पे बड़ी चालाकी की बात कर रहा है, एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास क्या हुआ है,
एक कैंडिडेट को जो टोटल वोट मिले हैं ना वो 9261 मिले हैं, मगर ये 9261 वोट्स कौन से हैं? 75% ऑफ द टोटल वोट्स। लेट सपोज मैं कहता हूं टोटल वोट जो कास्ट हुए थे वो एक्स के बराबर है, उस इलेक्शन में जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट हुए वो किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। तो एग्जामिनर कहता है कैंडिडेट कॉट 9261 वोट्स विच वर 75, यानी कि भैया 98% जो वोट आपके सही हुए हैं ना, इसका जो 75% बनता है, इसका जो 75% बनता है, उतने वोट एक कैंडिडेट को पड़े हैं, और वो किसके बराबर है? एग्जामिनर साहब फरमाते हैं कि भैया वो बराबर है 9261 के। ये लॉजिक समझ में आ रही है? देखो लॉजिक गेट आपको बनाना आना चाहिए। अक्सर बच्चों को लगेगा 75 दो दफा ऐसी रिपीट हो गया, भाई ऐसी रिपीट नहीं हो गया, लॉजिक को समझो, लॉजिक तो पढ़ो, लॉजिक क्या है। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई एक इलेक्शन में आपके पास जो है ना 75% जो वोट थे वो आपके पास वोटर्स ने वोट डाले, तो 25% वोटर्स ने वोट इसका मतलब नहीं डाले। उन 75% में से 98% वोट एक्सेप्ट हुए, 2% वोट रिजेक्ट हो गए। उन 98% में से जो वोट एक्सेप्ट हुए थे 75% वोट एक कैंडिडेट को पड़े हैं और उसको कितने वोट पड़े हैं उसकी तादाद नंबर्स में बताई हुई है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालने हैं, तो इस सिंपल इस चेन को मल्टीप्लाई करवाओ, आंसर आ जाएगा। तो आप कैसे निकालोगे? अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो भाई बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या मुश्किल बात है, आपने सिंपल तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा देना है। टोटल वोट्स हमें बताए हुए हैं, टोटल वोट्स बेटा कितने पड़े हैं? टोटल वोट्स पड़े हैं हमारे पास 9261। तो आपने तमाम इंडिविजुअल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करवा देना है कि भाई सिंपल तरीके से x इंटू 75% इंटू 98% इंटू 75%। बेसिक चीज है ना भाई कि 75% वोट पहले एक्सेप्ट हुए थे, उसका 98% वोट क्या था, उसका नहीं 75% वोटर्स ने वोट डाला था, उसका 98% एक्सेप्ट हुआ, उसमें से 75% जो वोट है वो एक खास बंदे को पड़े हैं जो कि बराबर है 9261 के। तो हमें उन नंबर ऑफ वोट्स की तादाद को निकालना है, सिंपल वे में आंसर आ जाएगा। क्या मुश्किल बात है इसके अंदर भाई? इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करवाऊं तो ये 9261 का 9261 एज इट इज इक्वल टू के बाद x का x। 75% का मतलब क्या होता है? सिंपल 75 डिवाइडेड बाय 100। 98% का मतलब क्या होता है? परसेंटेज को जब कभी आप रिमूव करते हो डिवीजन में 100 आ जाता है। 75% का मतलब होता है परसेंटेज जब रिमूव होता है डिवीजन में 100 आ जाता है। इसको अब आप बैठ के सिंप्लीफाई करवा दो। देखो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, सिंप्लीफाई इसको करना बहुत ही सिंपल है भाई, इसमें इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर मुझे इसको फर्दर सॉल्व करना है तो फर्दर सॉल्व मैं इसको कैसे करूंगा? देखो भाई यहाँ पे मेरे पास क्या बन रहा है, 9261 का 9261, एक्स का एक्स एट इज 75 डिवाइड बाय 100। तो भाई हमें पता है कि 75 को कभी भी अगर आप 100 पे डिवाइड करो तो आपके पास क्या आ जाएगा? ऊपर 15 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और उसको अगर मुझे 100 पे डिवाइड करवाना है तो सिंपल वे में क्या हो जाएगा, डायरेक्टली कर लो यार। आपके पास क्या आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा ना बेटा। मुझे साफ तौर पे पता है कि भाई 25 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 25 मल्टीप्लाई बाय 3 किसके बराबर होता है? 75 के बराबर होता है। और 25 4 100 होता है, तो इधर भी मेरे पास क्या आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। ज्यादा आसान नहीं हो जाएगा ये चीज? अच्छा सिमिलरली देखो यहाँ पे आ रहा है मेरे पास 98/100। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ जाएगा कि लेट सपोज मेरे पास अगर 98 डिवाइडेड बाय 100 आ रहा है, सॉल्व कैसे करोगे? बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, 2 4 8 हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा, और एक कैरी जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 50। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 3/4 का 3/4। इसको अब आप फर्दर सिंप्लीफाई करवा लो, इसमें क्या इशू है भाई? यहाँ पे मेरे पास ये क्या बन गया, ये आ गया हमारे पास 9261 का 9261। ये देखो यहाँ पे इक्वल टू किस तरफ? एक्स का एक्स। 3 3 मेरे पास होता है 9 के बराबर, मल्टीप्लाई के साइन के बाद 49 का 49, और नीचे 4 4 क्या हो जाएगा? 16 का 16 मल्टीप्लाई बाय 50 का 50। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करवाओ तो कैसे करवाओगे? ये दोनों टर्म्स यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहां पे मल्टीप्लाई होंगी, तो ये मेरे पास बन जाएगा 9261 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 50 का 50। और देखो नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है, नीचे डिवीजन के अंदर सिंपल तरीके से हमारे पास आ जाएगा 9 इंटू 49 का 49 इक्वल टू के बाद एक्स का एक्स है। इट इज अब आपको इनकी वैल्यूज को सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। क्या मुश्किल बात है यार? हमें मालूम है कि 16 3 क्या होता है? 48 होता है, नीचे 49 आ रहा है। ओके कोई मसला नहीं है, कोई इशू की बात नहीं है भाई। देखो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, तो बेसिक मैथ्स है सारी की सारी। टेबल पढ़ूं तो मुझे साफ तौर पे देख रहा है 9 1 क्या होता है? 9 होता है, 9 2 18 होता है, 3 9 27 होता है, तो ये 26 आ रहा है। अच्छा, अगर मैं दो नंबर्स को एक साथ लूंगा तो जाहिर सी बात है बेटा हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? हमें यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा एक तो। और सिंपल 9 2 मैं 18 लेता हूँ, 9 2 क्योंकि 18 होता है ना, यहाँ पे 26 है। तो मुझे पता है यार 26 में से अगर मैं 18 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा? ये आएगा 8 के बराबर। तो ये बन जाएगा यहाँ पे 81, और 9 9 होता है 81 के बराबर। तो बेसिकली ऊपर क्या आ गया? ऊपर आ गया हमारे पास 1029। सही है ना? ऊपर हमारे पास क्या फॉर्म हो गया? 1029 का 1029 इंटू 16 का 16
मल्टीप्लाई बाय 50 का 50, नीचे 49 का 49। अब देखो 49 1029 के टेबल को कहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकता है, कहाँ पे आता है? मुझे एक चीज साफ तौर पे मालूम है कि यार हम चेक कर सकते हैं इसको कैसे, कि देखो अगर मैं 49 किसके बराबर होता है, सेवन 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 जर इज 49, तो मुझे पता है कि यार सेवन सेवन जर 49 होता है, तो सेवन सेवन जर मैंने यहाँ पे 7 ले लिया। और अगर मैं 7 का टेबल यहाँ पे पढ़ता हूँ, 7 1 जर 7, कितना कैरी जाएगा आपके पास? कैरी जाता है 3। तो यानी कि 7 4 जर 28 होता है। इसका मतलब मेरे पास 4 बचेगा, और 7 7 7 जर मेरे पास क्या आ जाएगा? सिंपल 49 का 49 आ जाएगा। तो ये आ गया 147 डिवाइडेड बाय 7। फर्दर सिंप्लीफाई अगर मैं इसको करना चाहूंगा तो फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करूंगा? अगेन वो भी बहुत सिंपल है कि भाई 7 1 जर 7 हो जाएगा, 7 2 जर 14, और 7 1 जर 7। तो ये मेरे पास सिंपल क्या आ गया? मेरे पास सिंपल बच गया 21 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 50। इनको अब आपने सिंप्लीफाई करवाना है, बच्चों वाली चीज है यार। 21 को पहले 16 से मल्टीप्लाई करवा दो, 21 इंटू 16 क्या हो जाएगा? 6 1 जर 6 हो जाएगा, 6 2 जर 12 होता है, क्रॉस का क्रॉस, 1 1 जर 1 होता है, 2 1 जर 2 होता है, 6 का 6 आ गया, 2 और 1 3 होता है, 2 और 1 3 होता है, 3 3 6 के बराबर आ गया। अब 3 3 6 को आपने सिंपल 50 से मल्टीप्लाई करवाना है। 50 से मल्टीप्लाई करवाने का मतलब है सिंपल 5 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो 5 6 जार आपके पास, ये जीरो का भी जीरो बाद में लगा दीजिएगा, सही है ना? सिंपल 5 6 जार 30 का जीरो और 3 कैरी, 5 3 जार 15, 15 में 3 का इजाफा करोगे तो 16 17 18 बनेगा, 18 का 8 और 1 कैरी, 5 3 जार 15 और 1 16। ये आपका आंसर आ जाएगा 16800 के बराबर। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा बेटा? 16800 के बराबर। ये इस क्वेश्चन की सिंपल सी लॉजिक थी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। लोगों को पता नहीं क्यों मुश्किल लगता है, हालांकि बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई आपके पास एक फंक्शन आ रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 3x। एग्जामिनर कहता है कि भाई इसका वन टाइम डेरिवेटिव बताओ। देखो बेटा, अगर आपके पास ये फंक्शन आ रहा है, आपको इसका वन टाइम डेरिवेटिव लेना है। एफ प्राइम एक्स का मतलब क्या होता है? वन टाइम डेरिवेटिव लेना। तो भाई कैसे लोगे डेरिवेटिव? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x के बराबर, और प्लस के 3x का डेरिवेटिव होता है प्लस के 3 के बराबर। सिंपल इज डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भैया इंटीग्रेशन बताइए 3x स्क्वायर की। यानी कि एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि बेटा 3x स्क्वायर की इंटीग्रेशन को फॉर्म करना है। भाई जो मेरे शागिर्द हैं उनके लिए तो बहुत हलवा क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस भाई एनटीएस साइट के ऊपर, बहरिया साइट के ऊपर, दाऊद साइट के ऊपर, कराची यूनिवर्सिटी साइट के ऊपर बहुत पूछे जाते हैं। तो भाई ये आपकी अभी रिसेंट पेपर्स के अंदर पूछा हुआ ये क्वेश्चन। बताइए इसमें क्या मुश्किल बात है? 3x स्क्वायर की इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है? 3 कांस्टेंट है, पहले आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी बेटा? पावर में एक इजाफा ऊपर, उसको एक बार नीचे भी लिखोगे, प्लस के सी के साथ आंसर आ गया। 3 से 3 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा सिंपल एक्स क्यूब प्लस सी के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 1 के ऊपर, तो बताइए एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। देखो बेटा, कभी भी लिमिट्स का अगर क्वेश्चन आ रहा हो तो डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू को हमेशा क्वेश्चन में डाल के चेक किया करो। आपके पास इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई तुम्हारी जो लिमिट है ना, एक्स अप्रोच कर रहा है 1 के ऊपर, ऊपर कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस का 1। तो अगर मैं डायरेक्टली अभी एक्स की वैल्यू को क्वेश्चन में डाल के चेक करूं तो मुझे साफ तौर पर दिख रहा है 1 माइनस का 1 नीचे जीरो बन जाएगा। नीचे जीरो आने का मतलब है कि इन्फिनिटी आ जाएगा, इसका मतलब फंक्शन अनडिफाइंड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? फंक्शन को डिफाइंड बनाने के लिए, फंक्शन को डिफाइंड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पे एल हॉपिटल रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। एल हॉपिटल रूल बेटा हमसे क्या कहता है? सिंपल तरीके से ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लोगे, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लोगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x माइनस का 0। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x के बराबर, और 1 का डेरिवेटिव होगा 0 के बराबर। नीचे x माइनस का 1 आ रहा है, तो बेटा x का डेरिवेटिव होता है 1, और नेगेटिव के 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब फाइनली जब मैं लिमिट्स को अप्लाई करूंगा तो जहां जहां x आ रहा है वहां x की वैल्यू 1 को प्लॉट कर दो, तो ये सिंपल 2 इंटू 1 आ जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 2 के बराबर। ये इस क्वेश्चन का बेसिक सा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास क्वेश्चन आ रहा है साइन एक्स, इसका डबल डेरिवेटिव लेना है। कोई मसले की बात नहीं है बेटा, साइन एक्स का डबल डेरिवेटिव, यानी कि देखो साइन एक्स का डबल डेरिवेटिव, देखो इस सिंबल को देखो, यहाँ पे डबल प्राइम आ रहा है। डबल प्राइम का मतलब क्या होता है? डबल डेरिवेटिव। साइन एक्स का जब आप एक दफा डेरिवेटिव लोगे, ये बराबर होता है कॉस एक्स के। फिर आप इसका जब एक और दफा डेरिवेटिव लोगे तो कॉस का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है नेगेटिव का साइन एक्स। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? नेगेटिव के साइन के बराबर। साइन एक्स का डबल डेरिवेटिव क्या होता है? नेगेटिव का साइन एक्स। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आ रहा था ना, ये क्वेश्चन बेसिकली ये गिवन था। एग्जामिनर कह रहा था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एग्जामिनर कह रहा था कि भाई आपकी जो लिमिट है ना, ये अप्रोच कर रही है, एक्स अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर। आगे कहता है कि भाई क्वेश्चन आ रहा है साइन 4x डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या है कि अगेन देखो बेटा, जो भी आपकी वैल्यू अप्रोच कर रही है ना, उसको डायरेक्टली क्वेश्चन में डाल के चेक करो। क्वेश्चन में अगर आप डाल के चेक करोगे ना, तो देखो ऊपर भी क्या बन जाएगा? साइन 0, नीचे भी 0 आ जाएगा। ऊपर वाले 0 का मसला नहीं होता, नीचे वाले 0 का मसला होता है, क्योंकि नीचे अगर कभी भी दुनिया के अंदर डिवीजन में किसी भी टर्म के नीचे अगर 0 आ जाए तो इन्फिनिटी बन जाता है। इसका मतलब
मतलब सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है, सॉल्व करने का पैटर्न ये है कि बेटा आप इसको पहले एल हॉपिटल रूल पे सिंप्लीफाई करोगे। एल हॉपिटल रूल क्या कहता है, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लो, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लो। साइन 4x का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन 4x का डेरिवेटिव होगा cos 4x, और फिर एंगल का जब डेरिवेटिव लोगे तो 4 आएगा। अक्सर बच्चे गलती क्या करेंगे, साइन का डेरिवेटिव cos लिख देंगे, एंगल का डेरिवेटिव नहीं लेंगे। तो भाई एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 के बराबर। एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1 के बराबर होता है। अब आपके पास ये फाइनली आपकी वैल्यू सिंप्लीफाई हो गई। अब यहां पे लिमिट को डाल दो। अब जब मैं लिमिट को डालूंगा तो जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे जब जीरो आएगा तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos 0 का cos 0 और आगे 4 का 4 एज इट इज। सही है ना। अब याद रखिएगा बेटा, दुनिया के अंदर हमेशा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, साइन 0 बराबर होता है 0 के, मगर cos 0 बराबर होता है 1 के। तो सिंपल वे में आपका फाइनल आंसर क्या होगा क्वेश्चन का, 4 के बराबर। कैसे सॉल्व किया दोबारा समझ लो कि भाई कभी भी लिमिट का क्वेश्चन आता है, आप डायरेक्टली लिमिट की जो वैल्यू अप्रोच कर रही होती है उसको पहले क्वेश्चन में डाल के चेक करते हो। अगर तो आपके पास फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा होता है तो आप एल हॉपिटल रूल को इस्तेमाल करते हो। एल हॉपिटल रूल आपसे ये कहता है कि ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लोगे, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लोगे, एंड देन फिर उसके बाद आप सिंपल तरीके से क्या करते हो, फंक्शंस को डिफाइंड बनाते हो। फंक्शंस को डिफाइंड बनाने के बाद फिर लिमिट्स का इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था स्लोप निकाल ली एक लाइन का, अगर उस लाइन की इक्वेशन आ रही है y इज इक्वल टू 3x माइनस का 5। बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है भाई, तमाम वैल्यूज को अगर मैं एक साइड के ऊपर शिफ्ट कर दूं तो मेरे पास देखो एक लीनियर इक्वेशन आ रही है। हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ रही है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि आपके पास इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। तो जब लीनियर इक्वेशन मेरे पास आ रही है तो बेटा इस इक्वेशन के अगर मुझे स्लोप कैलकुलेट करना है, स्लोप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है स्लोप इज इक्वल टू नेगेटिव का a डिवाइडेड बाय b। क्लियर है बेटा। a का मतलब क्या होता है, आपकी इक्वेशन के अंदर जो भी x कोफिशिएंट है वो आपका a होता है, जो भी y कोफिशिएंट होता है यानी कि y के साथ लिखा गया नंबर वो आपका b होता है, और जो भी रिमेनिंग वैल्यू होती है वो आपका c होता है। तो मेरे पास स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का साइन फॉर्मूले का, a की वैल्यू बराबर है 3 के और बेटा b की वैल्यू बराबर है -1 के। नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा तो स्लोप का आंसर आ जाएगा सिंपल 3 के बराबर। ये इस क्वेश्चन की लॉजिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है e की पावर x की इंटीग्रेशन। बेटा e की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, याद रखिएगा e की पावर x की इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर कॉमन एक्सपोनेंट का फॉर्मूला ये होता है कि पावर में आने वाले फंक्शन का अगर तो बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, पावर में आने वाले फंक्शन का अगर तो बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो एक दफा आप अपने कॉमन एक्सपोनेंट को एडिट लिख देते हो प्लस के c के साथ, यही आपका आंसर होता है। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारा फंक्शन आ रहा है ln x के बराबर, तो बताइए इसका वन टाइम डेरिवेटिव क्या होगा। बेटा देखो मेरे पास अगर सिंपल तरीके से फंक्शन आ रहा है fx की वैल्यू बराबर है किसके, ln x के, मुझे इसका वन टाइम डेरिवेटिव लेना है। तो भाई वन टाइम डेरिवेटिव का मतलब क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव। ln का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन, और फिर हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से खत्म हो जाएगा, सिंपल आंसर 1/x बच रहा होगा। ये इसका सिंपल सी लॉजिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 2x का डेरिवेटिव लेना है। बच्चों वाली चीज है भाई, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है बेटा 3x स्क्वायर के बराबर, माइनस के 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 4 2 8x, और प्लस के 2x का डेरिवेटिव होता है प्लस के 2 के बराबर। ये सिंपल वे में इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारी लिमिट अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर, तो 1 डिवाइडेड बाय x का आंसर क्या होगा। देखो याद रखिएगा इसको सॉल्व करने का पैटर्न क्या है, हमें मालूम होना चाहिए कि इन्फिनिटी किसके बराबर होता है। बेटा इन्फिनिटी बराबर होता है, वैसे इसको दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, बाय द वे आप इसको दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। एक आसान शॉर्टकट है जो मैंने अक्सर अपने बच्चों को बताता हूं, कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर वेरिएबल्स अगर गिवन है और आपकी लिमिट इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रही है तो याद रखिएगा पूरे क्वेश्चन के अंदर आपने हाईएस्ट पावर वेरिएबल देखना है, जो कि इस केस के अंदर मेरे पास सिंपल x है। पूरे क्वेश्चन के अंदर हाईएस्ट पावर वेरिएबल कौन सा है, 1/x के अंदर सिर्फ मेरे पास x है। तो आप ऊपर से भी उसका कोफिशिएंट देखोगे, नीचे भी उसका कोफिशिएंट देखोगे। ऊपर तो x एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो ऊपर उसका कोफिशिएंट 0 होगा, नीचे एग्जिस्ट कर रहा है नीचे 1 के बराबर है, तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का 0 आ जाएगा। एक तरीका सॉल्व करने का ये है। एक और तरीका सॉल्व करने का ये है कि बेटा देखो इन्फिनिटी बराबर होता है दुनिया में 1/0 के, तो अगर मैं अपनी मेरी जो लिमिट अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर, अगर मैं उसको डायरेक्टली क्वेश्चन में डाल दूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1/0। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है
कि भाई इंटीग्रेशन अपर लिमिट भी गिवन है, लोअर लिमिट भी गिवन है, और एक क्वेश्चन आ रहा है, एग्जामिनर कहता है इसका आंसर बताओ। देखो बेटा, कभी भी इंटीग्रेशन में अगर आपको लिमिट्स गिवन हो तो खुदारा इसको देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल तरीके से क्या करना है, इंटीग्रेशन को बारी बारी दोनों टर्म्स पे शेयर करना है, इंटीग्रेशन को सिंपल अप्लाई करवाना है, जब आंसर आ जाए तो फिर लिमिट्स को अप्लाई करना है। तो भाई देखो, इंटीग्रेशन मेरे पास सिंपल तरीके से एक दफा अप्लाई हो जाएगी 2x² इंटू डी एक्स के ऊपर, फिर प्लस के साइन के बाद मेरे पास जो इंटीग्रेशन आ रही है ये एक दफा अप्लाई हो जाएगी 3x इंटू डी एक्स के ऊपर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन को अप्लाई कैसे करोगे। मैंने सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन 2x² पे कैसे अप्लाई होगी, सिंपल इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला, कांस्टेंट पहले आ जाएगा। भाई इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर में एक इजाफा करोगे ऊपर, उसको एक बार नीचे भी लिखोगे, और फिर फाइनली अपनी लिमिट्स को मैं ब्रैकेट के बाहर लिख दूंगा। सही है। सिमिलरली यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई होगी, 3 कांस्टेंट है पहले आ जाएगा, एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में एक इजाफा ऊपर, उसको एक बार नीचे भी लिखेंगे, और आपकी जो लिमिट्स थी वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगी। अब फाइनली यहाँ पे आपको अगर अपनी लिमिट्स को अप्लाई करवाना है तो लिमिट सिंपल वे में अप्लाई होती है, लिमिट्स को अप्लाई करवा देंगे। देखो ये कांस्टेंट वैल्यू को तो आप बाहर निकाल दो ना, इसका कोई काम नहीं है। लिमिट्स कैसे अप्लाई करते हैं कि सबसे पहले आप एक दफा अपर लिमिट की वैल्यू डालते हो वेरिएबल में, फिर माइनस का साइन लगाते हो, फिर एक दफा लोअर लिमिट की वैल्यू को डालते हो। तो बेटा देखो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 3 की पावर में क्यूब माइनस का साइन 1 की पावर में क्यूब, ये आपके पास आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी लिमिट्स को डालेंगे, 3/2 का 3/2, एक दफा हो जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, फिर 1, और फिर उसका स्क्वायर। सिंप्लीफाई जब मैं इसको करवाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, 3 का क्यूब होता है मेरे पास 27 के बराबर, माइनस 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस का 3/2, 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस का 1 किसके बराबर आएगा, माइनस का 1 ऑब्वियसली 8 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/3, 27 में से एक निकालोगे 26 बचेगा, प्लस का 3/2, 9 में से एक निकालोगे 8 बचेगा, 2 4 8 हो जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करें, भाई 2 इंटू 26 मल्टीप्लाई करवा दो, 6 2 12 होता है, एक कैरी चला गया, 2 2 4 और 1 5 बन जाएगा, डिवीजन में 3 का 3, प्लस का 3 4 12। चूंकि मुझे इसके नीचे भी 3 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करवा दोगे ताकि दोनों टर्म्स के नीचे सिमिलरली 3 आ जाए, ताकि एलसीएम सेम हो जाए, तो ऊपर वाली टर्म्स को एक बार लिखोगे। 12 3 क्या होता है, 3 12 बराबर होता है 36 के, तो 52 में अगर 36 को मैं ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, 52 के अंदर 36 को ऐड करोगे, जाहिर सी बात है बन जाएगा आपके पास 78, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चेक कर लो भाई, 52 में 36 को ऐड करता हूँ, हाँ 6, नहीं सॉरी 88 बनेगा, आई एम सो सॉरी यार, 88 बनना चाहिए ना यार, 88 बनेगा, हाँ 5 और 3 ऐड करो ना, 88 बन जाएगा आपके पास। तो ये आपका क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। सिमिलरली देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कॉस एक्स का डेरिवेटिव। भाई कॉस एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, नेगेटिव के साइन एक्स के बराबर होता है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देखो भाई बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये बच्चों वाली चीज है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है अगर साइन एक्स की वैल्यू बराबर है 0.2 के, तो बताइए साइन 2x इसके बराबर होगा। देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, आपको साइन एक्स की वैल्यू 0.2 गिवन है। भाई 0.2 का मतलब क्या होता है, आप में से बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। अब कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो एग्जामिनर कंफ्यूज कर रहा है। भाई 0.2 किसके बराबर होता है, अगर आप इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में निकालना चाहते हो ना, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी दुनिया में जब आप डेसिमल को रिमूव करते हो, डेसिमल को जब आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हो ना, तो डिवीजन में 1 के बाद उतने जीरो आ जाते हैं जितने डिजिट आगे आपने डेसिमल भेजा होता है। फॉर एग्जाम्पल डेसिमल को अगर मैं एक प्लेस आगे भेजूंगा ना, तो डिवीजन में 1 के बाद उतने जीरो आ जाएंगे। तो क्या बन गया, 2/10। 2/10 का मतलब क्या, 2 1 2 5 10, यानी कि दर हकीकत मुझे साइन एक्स की वैल्यू गिवन है किसके बराबर, 1/5 के बराबर। यानी कि बेटा साइन एक्स की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 1/5 के बराबर। हमें निकालना क्या है, साइन 2x। कोई मसले की बात नहीं है, कैसे निकालोगे। देखो साइन एक्स की वैल्यू अगर 1/5 गिवन है, तो मुझे पता है, हमारे पास बचपन से हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या फॉर्मूला होता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक, ऐसा ही है। तो भाई सम पीपल हैव, तो ये पीपल आ गया, ये हैव आ गया, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 के बराबर है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मेरे पास 5 के बराबर है। तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, बेस चाहिए। साइन 2x निकालने के लिए बेस चाहिए। बेस कैसे निकालेंगे, हमें पता है पाइथागोरस साहब ने मरने से पहले थ्योरम दिया था, एच स्क्वायर किसके बराबर है, पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर के। तो बेटा 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, पी का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, 25 में से एक निकालोगे 24, यानी कि सिंपल बी की वैल्यू आ जाएगी √24। अब देखो आपको चाहिए क्या, आपको निकालना है साइन 2x। आपको चूंकि कैलकुलेटर के बगैर सारा काम करना है ना, तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमें पता है साइन डबल एंगल बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स के बराबर। अब देखो आपको ये बात मालूम है, साइन का फॉर्मूला होता है सम पीपल हैव,
साइन का फॉर्मूला क्या होता है, सम पीपल हैव। तो देखो सम पीपल हैव यानी कि साइन एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, सम पीपल हैव। और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, किसके बराबर होता है, कर्ली ब्राउन हेयर के। तो बेटा देखो सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, तो भाई टू का टू है, इट इज पीपल की वैल्यू पीपल अपॉन हैव मेरे पास 1/5 के बराबर था, तो ये आ जाएगा 1/5 के बराबर। और कॉस एक्स के बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, बेस की वैल्यू हमारे पास है √24 के, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 5 का 5। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू अंडर रूट के अंदर 24 और 5 5 25। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। चाहो तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, मतलब जैसे लेट सपोज आपके डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर। जैसे √24 क्या होता है, √24 होता है 8 × 3 के बराबर, यानी कि किसके बराबर होता है, 8 × 3 के बराबर होता है। तो अब लेट सपोज मुझे पता है कि 8 क्या होता है, 8 होता है 2 4 8 होता है। तो मुझे पता है कि भाई 8 को अगर मैं फर्दर ब्रेक करूं ये बनेगा 2 × 4, और बाहर 3 का 3 एडिट है, तो 4 चूंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो बाहर मूव कर जाएगा। तो ये बन जाएगा 4 का 4 अंडर रूट के अंदर 3 2 6 और नीचे 25 का 25। तो ये इसका फाइनल आंसर आ सकता है, बट अगेन इतना डिटेल लेवल पे नहीं आएगा, इतना भी आंसर निकाल लो मोर देन इनफ है। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली पेपर्स के अंदर आया हुआ था, इसलिए मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैटर्न का आ रहा है। एग्जामिनर कहता है कि भाई साइन फाई की वैल्यू बराबर है नेगेटिव के 4/5 के। कहता है कि अगर फाई तुम्हारे पास चौथे क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है तो फिर कहां पर है, कोई मसले की बात नहीं है भाई। एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि साइन फाई की वैल्यू बराबर है नेगेटिव के 4/5 के। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सब पॉजिटिव होता है, आपको साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव में गिवन है। हमें ये बात मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सब का सब पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सब चीजें पॉजिटिव होती हैं। ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड हमारे पास यहाँ पे साइन की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है वो तो साइन का अपना क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब वैसे ही पॉजिटिव होता है, तो ये इसमें भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो भाई साइन थीटा अपने क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, अपने क्वाड्रेंट के अंदर तो खुद तो पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब ये सेकंड में भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर सेकंड में एग्जिस्ट कर रहा होता तो पॉजिटिव होता ना, सेकंड में भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसमें पॉजिटिव नहीं है। तो या तो तीसरा बचता है या चौथा बचता है। एग्जामिनर ने बताया हुआ है कि चौथे में तो वैसे ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एग्जामिनर ने लिख के दिया हुआ है चौथे में एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब किस में एग्जिस्ट कर रहा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा होगा। देखो बेटा इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है दोबारा समझ लीजिए कि भाई एग्जामिनर आपसे क्या कहता है कि साइन फाई की वैल्यू किसके बराबर है, नेगेटिव के 4/5 के। तो कह रहे हैं थीटा कहां पे एग्जिस्ट करता है, एग्जामिनर ने बताया हुआ कि ये चौथे क्वाड्रेंट में नहीं एग्जिस्ट कर रहा। अब मुझे पता है कि साइन की वैल्यू अगर नेगेटिव में आ रही है तो भाई पहले में तो हर चीज पॉजिटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट साइन का अपना होता है तो वहां पे तो लाजमी पॉजिटिव होगा। अब तीसरा है चौथा बचता है, एग्जामिनर खुद कह रहे हैं कि चौथे में नहीं है, तो इसका मतलब तीसरे के अंदर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड। देखो बेटा दुनिया के अंदर कोई भी जो कार्ड्स का डेक होता है ना, हमेशा कुछ बेसिक बातों को याद रखिएगा। दुनिया में कोई भी कार्ड का जो डेक होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52। और आपके पास जाहिर सी बात है जो कार्ड्स का डेक होता है इसके अंदर 4 ग्रुप्स होते हैं, हमें बात लाजमी तौर पे मालूम होनी चाहिए। हमारे पास जो कार्ड्स का डेक होता है इसमें कितने ग्रुप्स होते हैं, 4। इसके अंदर आपके पास एक ग्रुप होता है हार्ट्स का, एक ग्रुप होता है आपके पास डायमंड का, एक होता है क्लब का, एक होता है स्पेड का। हार्ट्स और डायमंड का जो ग्रुप होता है बेटा ये रेड कलर के कार्ड्स होते हैं, वाल क्लब और स्पेड का जो ग्रुप होता है बेटा ये ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। हर ग्रुप के पास 13-13 पत्ते होते हैं। ये तमाम बातें देखो अगर आपको मालूम होंगी तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कभी भी ये वाले क्वेश्चन ऐसे मजाक मस्ती में सॉल्व नहीं होते। इसलिए मैं बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ अपने लेक्चर्स के अंदर कि भाई आपके पास एक कार्ड के डेक के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52। ये 52 कार्ड्स 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, हार्ट्स डायमंड क्लब्स एंड स्पेड। हार्ट्स और डायमंड आपके पास रेड कलर कार्ड्स होते हैं, क्लब्स और स्पेड आपके ब्लैक कलर कार्ड्स होते हैं। क्लियर है बेटा। तो एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं कि भाई 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मुझे मालूम है कि टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं किसी भी डेक के अंदर, 26 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, सिंपल 26 डिवाइडेड बाय 52 के बराबर। सही है ना, सिंपल वे में आपका आंसर आ जाएगा, सिंपलीफाई फर्दर करवा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि बाइनोमियल थ्योरम का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब होल पावर में 8 आ रहा है। एग्जामिनर कहता है T5 की वैल्यू बताइए। यानी कि देखो मेरे पास एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है, इसके अंदर एग्जामिनर ने आपको फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर के बराबर। सेकंड टर्म की वैल्यू आपको गिवन है 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब के बराबर। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास जो पावर आ रही है 8 के बराबर है। एग्जामिनर कह रहा है T5 की वैल्यू बताओ। देखो T5 का मतलब क्या होता है, पांचवी टर्म निकालनी है, तो जाहिर सी बात है भाई आपको पांचवी टर्म अगर निकालनी है तो R क्या होगा, R आपके पास होगा रिक्वायर्ड टर्म माइनस का 1, यानी कि R की वैल्यू 4 के बराबर होगी। हमें पता है कि बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है TR
आर प्लस वन इज इक्वल टू एन कम्बिनेशन आर ए की पावर के अंदर एन माइनस का आर इंटू बी की पावर आर। तो एन कम्बिनेशन आर का मतलब क्या है, ये बन जाएगा 8 कम्बिनेशन 4। ए की वैल्यू बराबर है मेरे पास एक्स स्क्वायर के, पावर के अंदर क्या आ जाएगा 8 माइनस का 4। बी की वैल्यू मेरे पास बराबर है सिंपल 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब के, पावर में आ जाएगा आर यानी कि 4। तो 8 कम्बिनेशन 4 किसके बराबर होता है भाई, देखो कम्बिनेशन का फॉर्मूला ओपन करना आना चाहिए। ऊपर आएगा 8 फैक्टोरियल, 8 में से 4 निकालोगे 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, कैसे कि भाई 8 को एक्सपेंड करवाओगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 4 फैक्टोरियल पे ले जाके मैं रोक रहा हूं। नीचे जो 4 फैक्टोरियल आ रहा है उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इस वाले 4 फैक्टोरियल को मैं ओपन कर लेता हूं। 4 फैक्टोरियल देखो 5 फैक्टोरियल तक की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, सही है ना, 6 फैक्टोरियल 720 होता है। बेसिक वैल्यूज तो याद होनी चाहिए। तो 8 1 जार 8 होता है, 8 3 जार 24 होता है, 3 1 जार 3 होता है, 3 2 जार 6 होता है। अच्छा, अब क्या बच गया, 5 2 जार 10 और 7 इंटू 10, 7 10 जार क्या होगा 70 होगा, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे क्या बन गया, इधर मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 8 में से 4 निकालोगे 4 बचेगा। भाई ये 2 के ऊपर भी पावर 2 की पावर 4 होता है 16 के बराबर, और एक्स क्यूब की पावर 4 का मतलब क्या है, ये हो जाएगा 4 3 जार 12 का 12। तो फर्दर सिंप्लीफाई करवा लो यार इसको, 4 2 जार 8 बन जाएगा ना, डायरेक्टली लिख दो यार, इतना फनकारी करने की जरूरत क्या है। तो सिंप्लीफाई करवा लो, 70 को 16 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो भाई 70 को 16 से अगर मल्टीप्लाई करवाना है तो भाई 16 7 जार किसके बराबर होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 7 112 होता है। तो जीरो का जीरो बाद में लगा दो, तो ये बन जाएगा 1120। और यहाँ पे x की पावर 8 जब x की पावर 12 को कैंसिल आउट करेगा तो ऑब्वियसली सी बात है ये नीचे मेरे पास कितना बचेगा, 12 में से 8 जाएंगे, सिर्फ 4 बच रहा होगा। तो ये मेरे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, सारी बातें मैंने आप लोगों को पढ़ाई भी है, सही है ना, इसमें क्या मुश्किल चीज है। सिंपल वे में आपने क्वेश्चन को ओपन करना है, एक्सपेंड अप करवाना है, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कहता है अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, ये क्वेश्चन भी हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम का आ रहा है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते हैं द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स क्यूब प्लस का 3 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 होल पावर में 7। देखो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक ये है कि भाई टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो हमें पता है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के अंदर सर हाशिम ने एक शॉर्टकट पढ़ाई थी। कभी भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का क्वेश्चन आ जाए ना तो आर निकालने का शॉर्टकट होता है आर इज इक्वल टू एन पी माइनस का एम डिवाइडेड बाय पी प्लस का क्यू। देखो यहां पे आपके पास जो ये पावर है ना, जो आपके पास बाइनोमियल टर्म की जो पावर होती है ये एन होता है। पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है जो भी फर्स्ट टर्म का वेरिएबल है इसकी पावर। क्यू का मतलब होता है सेकंड टर्म में जो वेरिएबल आ रहा है उसकी पावर, सही है ना। एम का मतलब होता है रिक्वायर्ड पावर ऑफ एक्स, जो कि इस केस के अंदर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, यानी कि एक्स की पावर 0, तो एम की वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो अगर मैं यहां से आर की वैल्यू को निकालूं तो आर की वैल्यू आ जाएगी एन यानी कि 7, पी का मतलब है 3 माइनस का एम यानी कि 0। नीचे हो जाएगा मेरे पास P का मतलब 3 हो गया, Q का मतलब सेकंड टर्म के वेरिएबल की पावर इट इज 4। तो ये बन जाएगा मेरे पास 7 इंटू 3, 3 प्लस 4 7 होता है, 7 से 7 कट गया, तो आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी सिंपल 3 के बराबर। R की वैल्यू 3 आ गई। अब मुझे पता है कि भाई मेरे पास फर्स्ट टर्म ये आ रही है, सेकंड टर्म ये आ रही है, n मुझे गिवन है, सिंपल तरीके से सॉल्व कर लोगे। सिंपल बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई करो, n कॉम्बिनेशन r, तो 7 कॉम्बिनेशन 3, a की वैल्यू बराबर है बेटा x क्यूब के, पावर के अंदर क्या आ जाएगा सिंपल 7 माइनस का 3, b की वैल्यू बराबर है 3 डिवाइडेड बाय x की पावर 4, पावर में आ जाएगा सिंपल 3। सिंप्लीफाई इसको अगर मैं करवाऊंगा 7 कॉम्बिनेशन 3 वैसे 35 के बराबर होता है भाई, इतनी मेरी नॉलेज है इतनी बार सॉल्व करवाने के बाद, मगर फिर भी चलो मैं बता देता हूँ कैसे निकालोगे। 7 कॉम्बिनेशन 3 में कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, तो 7 में से 3 जाएंगे, 4 फैक्टोरियल बचेगा, इंटू 3 फैक्टोरियल का 3 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करवाओगे तो ये बन जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 4 पे ले जाके रोक दोगे, तो 4 फैक्टोरियल से बेटा 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 फैक्टोरियल 6 होता है वैसे ही कट जाएगा, 7 इंटू 5 बचेगा 35 के बराबर, तो 7 कॉम्बिनेशन 3 होता है 35। तो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब पावर में क्या हो जाएगा, 7 में से 3 गए तो 4 बचेगा, यहाँ पे 3 की पावर क्यूब किसके बराबर होता है 27 के, और x की पावर 4 इंटू 3, जाहिर सी बात है x की पावर 12 बन जाएगा। तो ये वाला x की पावर 12 इस x की पावर 12 से कट जाएगा, सिंपल 35 इंटू 27 आपका आंसर होगा। तो भाई 35 को 27 से मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर आ जाएगा 5 7 जा 35 का 5 3 का 3 7 3 जा 21, 21 में 3 का इजाफा इज 24, क्रॉस का क्रॉस 5 2 जा 10 और 0 और 1, और 3 2 जा 6 और 1 बेटा 7 होता है। तो क्या बन गया, 5 का 5 4 और 0 7 और 2 मेरे पास ये आ जाएगा 9 के बराबर। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा सिंपल 945 के बराबर, यानी कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का आंसर क्या आ गया बेटा 945 के बराबर, एंड द क्वेश्चन इज इजीली सॉल्वेबल हियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे, अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने पूछा था नेचर ऑफ फ्रूट। ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली पूछा गया था एनटीएस के अंदर, बहरिया के पेपर के अंदर, दाऊद के पेपर के अंदर, कराची यूनिवर्सिटी वाली साइड के ऊपर। तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे होते हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है भाई, एनटीएस के अंदर ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है नेचर ऑफ फ्रूट बतानी है। देखो कभी भी तुम्हारे नेचर ऑफ फ्रूट निकालनी है ना, आपको क्वेश्चन देख के अंदाजा हो रहा है क्वेश्चन कैसा आ रहा है। एग्जामिनर कह रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 5xy प्लस का 6y स्क्वायर। देखो क्वेश्चन की पहचान हमेशा करना सीखो। आपको इस इक्वेशन में साफ तौर पे दिख रहा है कि बेटा आपके पास यहाँ पे भी एक एक्स स्क्वायर आ रहा है, इधर वाई स्क्वायर भी आ रहा है, यानी कि दोनों स्क्वायर बेस वेरिएबल आ रहे हैं, बीच में उनका प्रोडक्ट भी आ रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन आ रही है। तो होमोजीनियस इक्वेशन की अगर नेचर ऑफ रूट निकालनी होती है तो इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है डी इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस का ए बी। यानी कि हम इसको चेक करते हैं कि भाई डी की वैल्यू किसके बराबर है, डी ग्रेटर देन जीरो है, डी लेसर देन जीरो है, या डी जीरो के बराबर है, या परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। तो आपको होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है। मुझे कैसे पता चला होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि देखो आपके पास दो वेरिएबल्स आ रहे हैं स्क्वायर फॉर्म में, देन उनका बीच में प्रोडक्ट आ रहा है और कांस्टेंट कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये इक्वेशन होमोजीनियस फॉर्म पे आ रही है। तो भाई मेरे जो शागिर्द होते हैं उनको इतनी तैयारी में करवा रहा होता हूं, उनको क्वेश्चन देख के पहचान सकते हैं कि भाई कौन सी इक्वेशन होमोजीनियस फॉर्म पे कौन सी नहीं है। खैर कहने का मकसद क्या है कि आप सिंपल तरीके से इसको इसकी नॉर्मल इक्वेशन से कंपेयर करवाओ। ये क्या बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि देखो ए के सामने कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब वन तो एग्जिस्ट करेगा, कोई हो ना हो वन तो होगा। 2h के सामने देखो क्या आ रहा है, नेगेटिव का 5, 2h बराबर है -5 के, यानी कि h की वैल्यू आ रही होगी मेरे पास -5/2 के। और साफ तौर पे मुझे दिख रहा है बी वाई के सामने क्या आ रहा है, 6y स्क्वायर। तो इसका मतलब b की वैल्यू आ रही है मेरे पास 6 के बराबर। क्लियर है। अब देखो हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला चेक करना है। हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट, अगर मुझे नेचर ऑफ रूट निकालनी है तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले के ऊपर चेक करोगे, d इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस का ए बी। तो बेटा देखो मेरे पास सिंपल तरीके से h की वैल्यू क्या है, h बराबर है नेगेटिव का 5/2। तो h की जगह पे आ जाएगा नेगेटिव के 5/2 का होल स्क्वायर माइनस का ए बी, ए बराबर है 1 के, बी बराबर है 6 के। तो ये क्या बन जाएगा, -5 का स्क्वायर इज बेसिकली 25, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव साइन को खा जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 के बराबर होता है। तो अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवाऊं, इस 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 तो होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, ताकि एलसीएम लिया जा सके। तो ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से, नीचे आ जाएगा 4 1 4, ऊपर हो जाएगा 25 माइनस का 6, माइनस का 6 इंटू 4 24 होता है। तो 25 में से 24 निकालोगे तो जाहिर सी बात है 1 बचेगा, और 4 का 4। यानी कि देखो आपके पास डी की वैल्यू पॉजिटिव के अंदर आ रही है। डी की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव का नंबर आ रही है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, डी की वैल्यू कभी भी अगर जीरो से बड़ी आती है, इसका मतलब क्या होता है, आपके रूट्स कैसे हैं, इसका मतलब होता है आपके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं। इसका मतलब क्या है कि बेटा आपके रूट्स कैसे हैं, आपके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। इस तरीके से देखो ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, चुटकी बजा के सॉल्व हो गया। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन और बड़ा इंटरेस्टिंग था, जो भी रिसेंटली पेपर्स के अंदर पूछा गया था, मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर था। इस क्वेश्चन पे एग्जामिनर कह रहा था कि सेक एक्स माइनस का सेक एक्स इंटू 1 माइनस का साइन 2x। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन पे कंफ्यूज हो गए थे, हालांकि बेसिक कॉन्सेप्ट है कि देखो सेक किसके बराबर होता है, हमें पता है कि दुनिया के अंदर सेक बराबर होता है बेटा 1/cos के। सिमिलरली देखो सेक किसके बराबर होता है, सेक बराबर होता है 1/cos x के, और यहाँ पे टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रही है, आगे आ रहा है 1 माइनस का साइन 2x। तो भाई साइन 2x का मतलब क्या है, साइन 2x अगेन साइन का डबल एंगल फॉर्मूला। तो ये बराबर होता है हमारे पास 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, मैंने ब्रैकेट में को लिखा है इसको, खैर मसला नहीं है, बात एक ही है ना। तो भाई सिंपल तरीके से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ गया, हमने सिंपल चीजों को ओपन अप करवा दिया। अब देखो भाई इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करवाऊं, देखो ये नेगेटिव का जो सेक एक्स है ना, ये बेसिकली इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अंदर जाके तमाम टर्म से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि नेगेटिव का जो 1/cos एक्स है, ये अंदर ब्रैकेट में जाके तमाम वैल्यूज से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, इधर मेरे पास आ जाएगा सिंपल 1/cos एक्स का 1/cos एक्स, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव का 1/cos का नेगेटिव का 1/cos। फिर ये नेगेटिव का 1/cos जब नेगेटिव के 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का बन जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एज इट इज का एज इट इज। और नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा, कॉस एक्स का कॉस एक्स। तो बेटा देखो 1/cos एक्स से इस नेगेटिव 1/cos एक्स तो कट जाएगा, इस cos एक्स से ऊपर वाला cos एक्स भी कट जाएगा, तो आपके पास फाइनली क्या बच रहा होगा, हमारे पास फाइनली बचेगा सिंपल 2 साइन एक्स। तो ये मेरा आंसर होगा। सर ये कैसे सॉल्व किया, अरे भाई बच्चों वाली चीज है ना। सेक किसके बराबर होता है, सेक बराबर होता है 1/cos के, जहां जहां सेक आ रहा था आपने 1/cos को ओपन कर दिया। साइन 2x बराबर होता है 2 साइन इंटू कॉस के।
अब देखो ये नेगेटिव के वन बाय कॉस पे ब्रैकेट ओपन करूंगा, अंदर वाली तमाम टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो जाहिर सी बात है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव का वन बाय कॉस एक्स, वन से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएगा। फिर ये नेगेटिव का वन बाय कॉस जब इस नेगेटिव के टू साइन एक्स कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस बन जाएगा ना, और टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का मतलब क्या है, जाहिर सी बात है ऊपर वाला कॉस नीचे वाले कॉस को काट देगा, तो आपकी ये वाली टर्म इस टर्म को काट देगी, तो आपका सिंपल आंसर प्लस का टू साइन एक्स आ जाएगा। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि 3√5 प्लस का 2 डिवाइडेड बाय √5। एग्जामिनर कहता है कि इसको सॉल्व करके बताइए। यार इसको ये क्वेश्चन आया था सिंप्लीफाई करने के ऊपर, बेसिक अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट आ रहा है। देखो बेसिक अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट आ रहा है, आपको यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम ले लो। बेटा एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो एलसीएम लेना बहुत ही आसान होता है। सिंपल तरीके से नीचे वाली टर्म्स को सबसे पहले आप नीचे मल्टीप्लाई करवा दो, सिंपल तरीके से √5 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये √5 अपने क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा 3√5 जाके सिंपल √5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। प्लस का 2 एज इट इज, ये 1 जाके अपने क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, सही है, सिंपल सी बात है, आपने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने का आसान तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। हमेशा याद रखिएगा दुनिया के अंदर कभी भी दो अंडर रूट्स अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, दोनों की इंटरनल वैल्यू बेटा अगर सिमिलर होती है तो एक ही दफा अंदर वाली वैल्यू लिखी जाती है, वो उसका आंसर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कहीं पे x माइनस का 1 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, x माइनस के 1 के साथ। अगर दो अंडर रूट कभी भी दुनिया में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और दोनों की इंटरनल वैल्यू सिमिलर होती है, तो अब अंदर वाली वैल्यू को सिर्फ एक बार लिखते हो, तो आंसर x माइनस 1 के बराबर होगा। सिमिलरली देखो ये √5 जब √5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाहिर सी बात है दोनों की इंटरनल जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है, तो √5 जब √5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर 5 आएगा। प्लस का 2 एरिडिस का एरिडिस, नीचे √5 का √5 एरिडिस, 5 3 15 होता है, 15 में 2 का इजाफा करो क्या बन जाएगा 16 17, तो मेरा आंसर आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय √5 के बराबर। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अच्छा बहुत दफा होता क्या है ऑप्शंस के अंदर आप चेक करोगे ना, तो माइट बी पॉसिबल के ऑप्शंस के अंदर 17 डिवाइडेड बाय √5 एग्जिस्ट ना कर रहा हो, उसके पीछे एक लॉजिक है, ये अलग कहानी है, मगर मैं वो भी आपको बता देता हूं, मुझे कोई मसला नहीं है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि देखो दुनिया के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी एक्सेप्टेबल नहीं होती। कभी आपने सोचा है, कभी आपने जिंदगी में अपने आप से क्वेश्चन करा है, देखो मैथ्स जिन बच्चों को पसंद नहीं है ना उसके पीछे रीजन ये है कि वो अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछते। कभी आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछा है कि साइन 45 के दो आंसर्स क्यों होते हैं, ये एक आंसर तो 1/√2 होता है और दूसरा आंसर √2/2 क्यों होता है, कभी क्वेश्चन पूछो अपने आप से। भाई उसके पीछे रीजन ये होती है कि नॉर्मली डिवीजन के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट की वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो बेसिकली उसको हम रैशनलाइज करवा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 17/√5 आ रहा है, हो सकता है ऑप्शंस के अंदर गिव ही नहीं ना हो, आप बोलो कि सर हाशम ने गलत पढ़ा दिया, या पता नहीं सर एग्जामिनर पागल हो गया उसने √5 डिवीजन में दिया हुआ ही नहीं था। अरे भाई रैशनलाइज करवाया हुआ होगा, रैशनलाइज करवाने का मतलब ये होता है कि नीचे वाली टर्म ऊपर जाके मल्टीप्लाई, जो भी नीचे वाली टर्म आ रही है ना सेम टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हो, तो उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि ऊपर ये बन जाएगा 17/√5, ऊपर ये बन जाएगा 17/√5 और नीचे √5 इंटू √5 सिंपल 5 के बराबर आ जाएगा। ये इसका हो सकता है फाइनल आंसर आपको गिवन हो। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट बहुत पेपर में पूछे जा रहे होते हैं। तो यहीं पे हमारी ये पर्टिकुलर मैराथन अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचती है। बेटा अभी रिसेंटली जितने भी बहरिया यूनिवर्सिटी के पेपर हुए थे मैंने उन सारे के सारे कंबाइन करके आपके सामने पेश कर दिए। तो बहरिया यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप दाऊद यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, तो भाई ये लेक्चर आप दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो तमाम बच्चे जो बहरिया की तैयारी कर रहे हैं, तो तमाम बच्चे जो दाऊद की तैयारी कर रहे हैं, ये लेक्चर आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा जो रिसेंट इसमें जनरल मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट आए हुए हैं, एडवांस मैथ्स के कॉन्सेप्ट आए हुए हैं, मैंने बेतहाशा मेहनत करने के बाद तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट आपके सामने पेश कर दिए। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, प्लीज मेक इट हैपन बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इज रियली मैटर अ लॉट। तो भाई अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, खुद भी शेयर करें, दोस्तों से भी शेयर करवाएं, लाजमी तौर पे अपने फ्रेंड सर्कल्स के अंदर शेयर करें। अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं कि भाई अपने दोस्तों से शेयर नहीं करते, भाई दोस्तों से भी शेयर करो। आपकी अगर 40 आईडी है, 40 आईडी से शेयर करो। भाई एट द एंड ऑफ द डे बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है, बहुत ज्यादा मेहनत आती है इन तमाम चीजों के ऊपर, तो आपने लाजमी तौर के ऊपर बेटा ये वाला काम करना है। इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ हैं जैसे हैं खैरियत से होंगे, मैं इस वीडियो का खत्म करूंगा। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशम जैसा